ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अभी हमने ब्रेक से पहले जो है जो स्टब टोटली स्टबी एनएसएसए टोटली एनएसएसए वाला टॉपिक पढ़ा था, जो रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए था। उसी का समझे एक ऑल्टरनेट सोल्यूशन हम लोगों ने देखा है, जो कि राउट समराइजेशन के नाम से है। राउट समराइजेशन में बेसिकली आप लोग करते सुपर नेटिंग है, ठीक है। और स्टब वगैरह के अंदर ये होता है कि जिन एलएसएस को ओएसपीएफ रोकता है, उनका ऑल्टरनेट आपको डिफॉल्ट रूट मिलता है। तो जो काम हमने आज किया उसमें ये है कि जो प्रीफिक्सेस आप रोकना चाह रहे हैं, प्रिसाइजली उन्हीं की समरी सिर्फ एडवर्टाइज होके आपके पास आती है, डिफॉल्ट रूट नहीं आता। और बिल्कुल जो काम स्टब और टोटली स्टबी ने किया था, ऑलमोस्ट वही टास्क हमने यहाँ भी अचीव कर लिया है, क्योंकि समरी एलएसए 5 के लिए भी की जा सकती है और समरी एलएसए 3 और 4 के लिए भी की जा सकती है, ठीक है। तो दोनों एलएसए, तीनों तरह के एलएसए जो स्टब और टोटली स्टबी में थे, उन्हीं के ऊपर आपने इम्पैक्ट किया आज राउट समराइजेशन के टॉपिक के साथ। ये जो समराइजेशन आपने सीखी है, इसका सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को ये है कि न सिर्फ ओएसपीएफ बल्कि रिप में वर्जन आपने याद रखना है, वर्जन 2, ठीक है जी। रिप वर्जन 2 में भी आप समरी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी आप सीखेंगे। और मैंने कल के लेक्चर तक आप लोग हो सकता है वहां तक पहुंच जाएं। ईआईजीआरपी में भी यही तरीका कार है। आप कमांड जाहिर थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन समरी कैलकुलेट ऐसे ही होती है। और बीजीपी में भी आप राउट समराइजेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कैलकुलेशन मेन चीज है और वो मैंने आपको सिखा दी है कि दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सारे प्रीफिक्सेस बाइनरी में लिखें और बिटे मैच कर लें, वो जरा लेंथी है। और अगर प्रीफिक्सेस आपके किसी ब्लॉक के अंदर फिट हो रहे हैं, ठीक है, तो ब्लॉक से समरी को निकालना, अगर ब्लॉक आपके जहन में है, ठीक है, तो फिर समरी कैलकुलेट करना बड़े इजी है। ब्लॉक का पहला एड्रेस जो है वो समरी एड्रेस होता है और ब्लॉक के साइज के मुताबिक आपको पता लग जाता है आपने बिटे कितनी माइनस करनी है। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक आपको कराने जा रहा हूं, अगेन छोटा सा टॉपिक है। आपको याद होगा मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था पिछले दिनों पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को। और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग या पीबीआर, उसमें मैंने आपको कहा था पीबीआर इंप्लीमेंट करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स हैं, जिन्हें पीबीआर टूल्स हम कहते हैं। पीबीआर टूल्स की हमने एक लिस्ट बनाई थी। उस लिस्ट में से अब तक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट और राउट मैप, ये दो ऐसी चीजें हैं जो आप लोग कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, ठीक है जी। राउट मैप को अभी तक तो आप लोगों ने किसी एक एग्जाम्पल के लिए ही इस्तेमाल किया है, आइंदा उसकी भी अच्छी खासी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, राउट मैप का भी आपको बुनियादी तारुफ पता है, आपने ज्यादा डिटेल अभी उसकी मैंने इस क्लास में डिस्कस नहीं की भी। इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है कल वाले लेक्चर तक, नहीं तो अगले लेक्चर्स के अंदर जाहिर है वो भी डिटेल के साथ डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ओएसपीएफ का ना एक प्रोजेक्ट डिजाइन आप लोगों के लिए किया हुआ है। एक पूरी लैब ऐसी है जो इंशाल्लाह मेरा टारगेट है कि मैं कल आप लोगों को करवाऊं और हो सकता है हम मुकम्मल भी कर लें उसको। कल मुकम्मल ना हुई तो बात अगले हफ्ते तक भी जा सकती है, ठीक है। तो वो पूरा एक प्रोजेक्ट ऐसा है कि आप अगर वो लैब पूरी कर लेना, वो मैंने बिल्कुल सीसीआई का जो लैब एग्जाम होता है ना उसके पैटर्न पे बनाई हुई है। लैब इतनी लेंथी नहीं है, लेकिन तरीकाकार वही है, ठीक है। तो उस लैब का कमाल ये है कि वो पूरी लैब आप कर लेना तो आपने जितना अब तक पढ़ा ना, समझे वो सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा। तो एक लैब सिर्फ वो आपको अच्छे तरीके से आती हो, आप इंडस्ट्री में जो ओएसपीएफ चल रहा है ना उसको बड़े अच्छे तरीके से डिफेंड कर लेंगे, वो आप संभाल लेंगे ओएसपीएफ, ठीक है। और पॉलिसी बेस्ड राउटिंग को भी काफी हद तक आप समझ जाएंगे। अच्छा, अब पॉलिसी बेस्ड राउटिंग की जो मैंने लिस्ट आपको लिखवाई थी, उसमें एक एसीएल था, एक राउट मैप था, उसके बाद प्रीफिक्स लिस्ट और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, एक ऑफसेट लिस्ट भी था जो कि फौरी तौर पे अभी आपको उसकी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो दो टूल आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूं, अब वो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है। तो हम आईपी प्रीफिक्स लिस्ट और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को अब डिस्कस करने जा रहे हैं। अब तक हमने एसीएल और राउट मैप पढ़ लिया है, अब बारी है आईपी प्रीफिक्स लिस्ट की और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के बारे में एक स्टेटमेंट देके आपकी जिंदगी आसान कर देता हूं। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट खुद कोई लिस्ट नहीं होती। जिस तरह एसीएल तो नाम के साथ बनती है,
नंबर के साथ बनती है, स्टैंडर्ड भी होती है, एक्सटेंडेड भी होती है, आप जानते हैं। राउट मैप भी आप कॉन्फ़िगर करते हैं, उसमें नाम देते हैं, सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस में मैच और सेट की क्लॉजेज ऐड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट ऐसी लिस्ट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का काम यह है कि एसीएल को, राउट मैप को या किसी प्रीफिक्स लिस्ट को राउटिंग प्रोटोकॉल में जाके अप्लाई करना। अच्छा, ये किसी चीज को अप्लाई करना ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। देखें, एसीएल में याद है 2 स्टेप्स होते थे। पहले स्टेप में एसीएल डिफाइन होती थी, बनती थी। जब एसीएल बनती थी या वो स्टैंडर्ड होती है या एक्सटेंडेड, और अगला स्टेप क्या होता है, उस एसीएल को अप्लाई किया जाता है। आपने कहां कहां एसीएल को अभी तक अप्लाई किया हुआ है? आपने इंटरफेसेस में किया हुआ है, आपने लाइन में किया हुआ है, आप लोगों ने एसीएल को राउट मैप में यूज किया हुआ है, आप लोगों ने एसीएल को नेट पैड में यूज किया हुआ है, आप लोगों को मैंने एसीएल को एक डीबग की कमांड में भी फिल्टर करने के लिए इस्तेमाल करके दिखाया हुआ है। तो एसीएल को ये इंप्लीमेंट करने की मुख्तलिफ जगह हैं। इसी तरह राउट मैप भी जब बनता है वो भी मुख्तलिफ जगहों पे अप्लाई होता है। कहीं रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड में इस्तेमाल हो सकता है, इंटरफेस पे भी अप्लाई किया जा सकता है। तो अप्लाई करना एक अगला स्टेप है। आप लोगों ने आज तक किसी एसीएल को या राउट मैप को राउटिंग प्रोटोकॉल में जाके डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया, इनडायरेक्टली किया है। जैसे ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट की कमांड यूज करते हुए आपने राउट मैप यूज कर लिया था। ओएसपीएफ में नहीं किया, ओएसपीएफ में रीडिस्ट्रीब्यूट में जाके किया था। तो आप अगर किसी एसीएल को या राउट मैप को या आईपी प्रीफिक्स लिस्ट को, जो आप अभी पढ़ेंगे, डायरेक्टली अगर आपने उसको किसी राउटिंग प्रोटोकॉल में अप्लाई करना है ना, तो उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इस्तेमाल होती है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट खुद कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि बनी बनाई एसीएल्स को, राउट मैप्स को, प्रीफिक्स लिस्ट्स को किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में अप्लाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। नाम पे गौर करें ना, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। कोई लिस्ट है, कोई लिस्ट होगी जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना इसका काम है। वो लिस्ट एसीएल भी हो सकती है, वो लिस्ट प्रीफिक्स लिस्ट भी हो सकती है, वो लिस्ट राउट मैप भी हो सकता है, जिसको राउटिंग प्रोटोकॉल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का काम है। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट खुद कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि एसीएल्स को, राउट मैप्स को, प्रीफिक्स लिस्ट को राउटिंग प्रोटोकॉल में अप्लाई करने के काम आती है। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इज यूज्ड टू अप्लाई राउट मैप, एसीएल, ये बल्कि लिख देते हैं ना, इसको आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट के हवाले से तो मामला क्लियर हो गया कि इसको हमने एसीएल की तरह सीखना नहीं है, ठीक है। ये तो एसीएल वगैरह को अप्लाई करने के लिए यूज होती है। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इज यूज्ड टू अप्लाई एसीएल, राउट मैप एंड प्रीफिक्स लिस्ट in any routing protocol। किसी भी राउटिंग प्रोटोकॉल में, बीजीपी हो, ओएसपीएफ हो, ईआईजीआरपी हो, रिप हो, सब में यूज करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और जब ये आपके सामने भी हो जाएगा तो आपका काम और आसान हो जाएगा, समझ आ जाएगी कि क्या बात करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, अब बारी है, इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में कुछ खास पढ़ने वाला या सीखने वाला तो है नहीं। ये तो अब आपको करके दिखाना पड़ेगा भाई, ये एसीएल को कैसे राउटिंग प्रोटोकॉल में अप्लाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करते हुए, राउट मैप को कैसे यूज करते हैं, प्रीफिक्स लिस्ट को कैसे करते हैं। तो वो आप जब मैं करूंगा तो आप देख लेंगे। जो चीज अभी नहीं आपने सीखनी है वो है आईपी प्रीफिक्स लिस्ट। वो एक ऐसा टूल है जो एसीएल की तरह आपको अलग से सीखना पड़ेगा। आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट, आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट। अच्छा जी, जब नई नई चीजें या टूल्स हमारे सामने आते हैं ना, तो उनमें याद रखिएगा, ये नई चीजें हमें हमारी जिंदगी मुश्किल बनाने के लिए या हमें डराने या परेशान करने के लिए नहीं आती, बल्कि आसानी पैदा करने के लिए आती हैं। मैं जितना मर्जी आपको हौसला तसल्ली देता रहूं, एसीएल आपका फेवरेट टॉपिक है, एसीएल आपको बड़ी अच्छी लगती है, वाइल्ड कार्ड मास के टेबल पे बड़ी आपकी ग्रिप है, ठीक है जी, हर वक्त आप रात सोते हैं तो आपको एसीएल के ख्वाब आते हैं, ठीक है जी, तो मैं जो मर्जी कह लूं, मसला तो है कि वाइल्ड कार्ड मास हमें अगर कैलकुलेट करना पड़े तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं,
हमसे गलतियां हो सकती हैं, ठीक है जी। उसमें आप देखें ओएसपीएफ में हमें एक रास्ता मिल गया था, ओएसपीएफ ने कहा यार आप नेटवर्क या सबनेट एडवर्टाइज करना छोड़ो, पर आईपी पे आ जाओ, क्योंकि आईपी में वाइल्ड कार्ड मास्क फिक्स होता है 0.0.0। फिर उसने यहां तक कह दी यार अगर तुम्हें वाइल्ड कार्ड मास्क के नाम से भी चेड़ है ना तो छोड़ो, पर इंटरफेस जाके ओएसपीएफ चला लिया करो। तो ये सहूलतें हमारे लिए पैदा हुई ना। बिल्कुल उसी तरीके से जो लोग एसीएल के साथ कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है जी, वैसे तो आपको होना पड़ेगा, उससे जान नहीं छूट सकती, तो आपको एक मुतबादिल सोल्यूशन दिया गया जो कि आईपी प्रीफिक्स लिस्ट है। इसके अगर आप नाम पे गौर करें ना, प्रीफिक्स, अच्छा प्रीफिक्स के साथ एक और चीज जुड़ी होती है। प्रीफिक्स कभी आपने देखा अकेला आमतौर पे नहीं लिखा जाता, प्रीफिक्स के साथ उसकी लेंथ लिखी जाती है। अब देखें एक नेटवर्क, एक प्रीफिक्स है 192.192 डॉट, इसको क्या हो गया, अच्छा नम लॉग 192.168.1.0/24, ठीक है जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और अगर मैं यूं लिखूं 192.168.1.0/0.0.0.255, अब ये है वाइल्ड कार्ड मास्क, ये /24 का ही वाइल्ड कार्ड मास्क है। अच्छा ये नीचे वाले, जो मैंने नीचे लिखा हुआ है और जो ऊपर लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम ही है, ठीक है जी। अब ऊपर वाले तरीके से लिखना आसान है या नीचे वाले तरीके से? ऊपर वाले तरीके से, ठीक है जी। तो जो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट है ना, वो आपको ये सहूलत देती है कि अगर आपने इस प्रीफिक्स को परमिट करना है या डिनाई करना है, तो आप इस प्रीफिक्स को डायरेक्टली इसी तरह से लिख सकते हैं। एसीएल होगा तो नीचे वाला तरीका होगा, और अगर प्रीफिक्स लिस्ट है तो आप ऊपर वाले तरीके से इसको लिख सकते हैं। यानी प्रीफिक्स लिस्ट में प्रीफिक्स और आगे उसकी लेंथ लिख दी जाती है, और ये हमारी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी, ऐसा ही हो जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। तो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट ने आके आपकी जिंदगी आसान कर दी। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे एक ही काम आप प्रीफिक्स लिस्ट से भी कर सकते हैं और एसीएल से भी कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ऑप्शन ही सिर्फ प्रीफिक्स लिस्ट, आप वहां वो काम प्रीफिक्स लिस्ट से ही कर पाएंगे। मैं आज उसकी मिसाल आपको दिखाता हूं अभी, ठीक है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आज के बाद आप कहें जी एसीएल फारिग, बस मैं आप सारे जो नोटबुक में भी जहां जहां एसीएल लिखा था मैं पेज ही फाड़ने लगा, ऐसा नहीं है। उसके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, वो तो रहेगा, लेकिन जहां आपको आईपी प्रीफिक्स लिस्ट की साथ ऑप्शन मिल जाए आप ये यूज कर लें। तो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट में क्या है, प्रीफिक्स और उसकी लेंथ लिखी जाती है, वाइल्ड कार्ड मास्क से आपकी जान छुट जाएगी। मैं आपको यह भी बता दूं, आईपी प्रीफिक्स लिस्ट को जो पैकेट की फिल्टरिंग है ना, जो आप एसीएल में कर रहे होते हैं, इंटरफेस पे लगा दो फलां पैकेट डिनाई कर दो, फलां परमिट कर दो, इसे उस मकसद के लिए बनाया नहीं गया था। प्रीफिक्स लिस्ट को इजाद किया गया है राउटिंग अपडेट्स को फिल्टर करने के लिए। राउटिंग अपडेट्स किसमें होती हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल में, रिप हो, ओएसपीएफ हो, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल करता क्या है, राउटिंग अपडेट सेंड करता है और राउटिंग अपडेट रिसीव करता है। तो आप जाने वाली अपडेट्स को भी फिल्टर कर सकते हैं और आने वाली अपडेट्स को भी। और अपडेट के अंदर होता क्या है, प्रीफिक्सेस होते हैं और साथ में उनकी लेंथ भी होती है, बस रिप वेरिएंट 1 में नहीं होती, बाकियों में होती है, ठीक है जी। तो प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ, ठीक है। तो बुनियादी तौर पे आईपी प्रीफिक्स लिस्ट को इजाद किया गया था राउटिंग अपडेट्स को फिल्टर करने के लिए, और इसे हमें राउटिंग अपडेट्स को फिल्टर करने के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए। इंटरफेस पे जाके जैसे आप एसीएल अप्लाई कर देते हैं ना, उस मकसद के लिए नहीं बनाया गया इसको, ठीक है। तो हम ओएसपीएफ पढ़ रहे हैं, ओएसपीएफ में राउटिंग अपडेट जा भी रही हैं, आ भी रही हैं, और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हम प्रीफिक्स लिस्ट से ये काम कैसे कर सकते हैं। लेकिन मैं जो हमने अभी डायग्राम बनाई हुई है, जो ऑलरेडी मिलकर हमने ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया है, इसमें राउटर 1 का जो राउटिंग टेबल है, शो आईपी राउट करते हैं, ये टेबल इस वक्त आपके सामने है पूरे का पूरा। डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स भी हमें नजर आ रहे हैं, इसमें मुझे समरी एलएसए भी नजर आ रहे हैं, इसमें मुझे एलएसए 1 भी दिख रहा है, इसमें मुझे एक्सटर्नल एलएसए भी दिख रहा है, मुख्तलिफ तरह के एलएसए यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं ये चाहता हूं राउटर 1 के टेबल में ये प्रीफिक्स आ रहा है इस वक्त, मैं चाहता हूं राउटर 1 कहता है मैंने इसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना अब, ठीक है जी, मैंने इसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना।
और अगर मैंने कम्युनिकेट ही नहीं करना तो इसको मेरे टेबल में भी होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आगे बिला वजह रिसोर्सेज जाया कर रहा है, ना ये मेरे टेबल में होगा ना मैं इसके साथ कम्युनिकेट कर सकता हूं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे जो राउटिंग अपडेट्स मिल रही हैं उनमें से इसको मैं फिल्टर कर दूं, ये वाला प्रीफिक्स मेरे टेबल में नहीं आना चाहिए। अच्छा, ये काम मैं आपको ACL से करने के लिए दे दूं ना तो आपको फिर मुसीबत डल जानी। ये /22 का सबनेट मास्क क्या होता है और इसका वाइल्डकार्ड मास्क क्या होता है, उसको सबनेट मास्क लिखो फिर उसको उल्टा करो, कैलकुलेशन में फिर भी गलती हो सकती है। लेकिन अगर /22 लिखना तो वो हमारे लिए बड़ा आसान है। तो चलें जी जरा राउटर 1 पे चलते हैं और प्रीफिक्स लिस्ट को देखते हैं वो कैसे काम करती है। ये कौन सा मोड है? ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ठीक है जी। कमांड है IP प्रीफिक्स डैश लिस्ट, IP प्रीफिक्स डैश लिस्ट। तो IP प्रीफिक्स लिस्ट, अच्छा क्वेश्चन मार्क करें तो इसको कोई ना कोई आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स लिस्ट की जो पहचान है वो इसका नाम होता है। अच्छा, ये अल्फा न्यूमेरिक है, ये नाम नंबर कुछ भी रखा जा सकता है, आप ABC 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। नीचे सीक्वेंस नंबर है, सीक्वेंस नंबर की कहानी याद है ना? अच्छा, सीक्वेंस नंबर की अहमियत वही है जो ACL में थी और वही है जो राउट मैप में थी, जो पहले है वही होगा, ठीक है। सीक्वेंस नंबर आप खुद नहीं लिखेंगे, सीक्वेंस नंबर आप खुद से नहीं लिखेंगे तो ये क्या करेगा, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट जवाब से जरा वो देखते हैं, स्क्रीन मेरा हाल गायब हो गई है, आवाज भी नहीं है, स्क्रीन भी नहीं है, बड़ा अफसोस हुआ जान के। जो सब आप भी जरा देख लिया गणे, आ गया वापस वासब? नेट नहीं चल रहा, ये हमारा इकट्ठे ही बंद हुआ होगा या आपका बंद हुआ है? चले इधर तो फिलहाल चल गया। ओ गुड। हम आपके पास ज्यादा जल्दी इतला आ गई थी, वो कैसे? हाँ ये है, वहां पे बाद में जाते हो थोड़ा सा पीछे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे जी कि ये जो हमारे पास इस टेबल में, जो मुझे खुशी इस बात की हुई है, वो मुझे एक बंदे ने वो चैट पे मैसेज भेजा तो वो मुझे नजर आया। खुशी इस बात की है कि लोग जाग रहे हैं ऑनलाइन में, कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पढ़ रहे हैं बकायदा, ये बड़ी खुशी की बात है। वो मेरी आवाज से नींद तो आती है मुझे पता है, लेकिन वो बड़ी बड़ी हिम्मत की बात है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है, जागे हुए हैं। बंद हुई है ये बात सही, ये असल बात भाई ने अब की है, ठीक है जी। तो जब आवाज बंद हुई है तो वो जागे है। ओहो, शुक्र है आपके पास मेरी वीडियोस हैं, यानी आप मुसलसल चला के मुसलसल सो सकते हैं। वेरी गुड, ठीक है जी। और अगर वैसे वीडियो कोई ना मिल रही हो तो यूट्यूब पे मेरी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, अब आप वो देखें, उससे मुझे पैसे भी मिलेंगे, ठीक है जी। और ऐड आ जाए तो आपने स्किप नहीं करना, पूरा ऐड देखना जी, उसका आपको अलग फायदा होगा, ठीक है। चले तो अच्छा, रात को मैंने एक वीडियो वहां पोस्ट की थी, वो उसकी एक टूल है, ठीक है, आपके क्लास के अंदर वो डिस्कस हुआ भी नहीं है, होना भी नहीं है, ठीक है जी। तो iPerf 3 के नाम से एक मॉनिटरिंग टूल है, बहुत सारे मॉनिटरिंग टूल्स हैं, ठीक है, पेड भी हैं फ्री भी हैं, उनमें से वो एक है, ठीक है। तो उसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, दो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान अगर आपने कोई लिंक स्टैब्लिश किया हुआ है तो उसमें आपको एक्चुअल थ्रूपुट क्या मिल रही है। बैंडविड्थ जो है ना, ये एक थ्योरेटिकल टर्म होती है। जब हम कहते हैं ना बैंडविड्थ 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड है, ठीक है, तो एक्चुअल में आपको कभी भी 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड नहीं मिल रही होती, उससे कम ही मिल रही होती है। और वो थ्रूपुट आपकी वेरी भी करती है क्योंकि बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट है। लोड ज्यादा हो जाएगा थ्रूपुट कम हो जाएगी, लोड घटेगा थ्रूपुट बढ़ जाएगी, ठीक है जी। तो ये जो थ्रूपुट है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इस वक्त आपको क्या थ्रूपुट मिल रही है, तो वो आप चेक कर सकते हैं। वो टूल मैंने रात को जो है वो सिखाया था। इसमें मैंने 3 तरह के लिंक्स यूज किए, मैंने केबल को भी इस्तेमाल किया था क्योंकि मेरे पास गीगा ईथरनेट है अपने लैपटॉप्स के अंदर, तो मैंने कैट 6A केबल इस्तेमाल की थी। कैट 6 भी है, कैट 6A भी है, ए थोड़ी सी बेहतर है कैट 6 के मुकाबले में।
तो कैट 6 केबल के साथ यानी ईथरनेट में भी मैंने टेस्टिंग करके दिखाई थी। वाईफाई में हमारे पास दो तरह के बैंड्स होते हैं, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज। 2.4 गीगाहर्ट्ज में होता है फ्रीक्वेंसी जब कम होती है तो आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लेते हैं, तो रेंज ज्यादा होगी लेकिन उसमें थ्रूपुट कम मिलती है आपको। और 5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है, ठीक है, उसमें इंटरफेरेंस भी कम होती है, रेंज भी कम होती है, लेकिन आपको थ्रूपुट ज्यादा मिलती है, अच्छी खासी ज्यादा मिलती है। वो कितना फर्क है वो मैंने उस वीडियो में करके आपको दिखाया है, अच्छा खासा डिफरेंस, वो कहते हैं ना मद्दो-वद्द का फर्क है, तो ऐसा ही फर्क वहां पे जो है वो नजर आ रहा था। ठीक है, तो आमतौर पे आप जहां पे भी देखें ना, देखते हैं बाय डिफॉल्ट 2.4 गीगाहर्ट्ज ही इनेबल हुआ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें उसमें डिस्कस हुई हुई हैं, तो आप बिल्कुल वो देख सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड ज्यादा करनी हो तो आईएसपी को पैसे दें, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, उसका और कोई हल नहीं है। इंटरनेट की स्पीड जो है वो आप अपना पैकेज बेहतर करेंगे तभी हो सकती है। अच्छा जी, तो हम प्रीफिक्स लिस्ट बना रहे थे, तो इसका फॉर्मेट या सिंटेक्स है आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट। आगे आप नाम दे देंगे कोई, तो मैं इसका नाम दे देता हूं माय पीबीआर। मैंने पहले भी इसी तरह का नाम रखा था, माय पॉलिसी बेस्ड राउटिंग। ठीक है, उसके बाद अगेन इसमें भी वही स्टोरी है, या आप परमिट करते हैं किसी चीज को या फिर आप डिनाई कर सकते हैं। तो हमने करना है डिनाई। किसको डिनाई करना है? ये वाला प्रीफिक्स आपने मार्क किया था जी, कि ये वाला प्रीफिक्स जो इस लेंथ के साथ है। प्रीफिक्स लिस्ट का ना एक इसमें एक चीज का ख्याल आपको रखना पड़ता है, प्रीफिक्स और प्रीफिक्स की लेंथ एग्जैक्टली मैच करनी चाहिए। यानी आपने प्रीफिक्स तो लिख दिया ये, और आगे लेंथ आपने चेंज कर दी, यानी यहां नीचे 21 लिख दिया या 23 लिख दिया या 24 लिख दिया, तो ये काम नहीं करता। राउटिंग अपडेट में प्रीफिक्स जिस लेंथ के साथ आ रहा है आपके फिल्टर में भी एग्जैक्ट वही लिखा होना चाहिए। ये मैच करना जरूरी है, दोनों चीजें, क्योंकि ये दोनों को मैच करता है। तो मैंने लिखा जी आईपी प्रीफिक्स लिस्ट माई पीबीआर, जिसमें मैंने कहा डिनाई कर देना है आपने 199.168.8.0/22 को। अगर सीक्वेंस नंबर मैंने इसमें ऐड नहीं किया तो ये खुद से सीक्वेंस नंबर ऐड कर देगा डायनामिकली, कोई भी सीक्वेंस नंबर असाइन कर देगा। ले जी, इस कमांड को मैं करता हूं एंटर, तो काफी सिंपल है मेरा हाल है। ठीक है, अब आपको पता है एसीएल में भी और राउट मैप में भी, जब आप एसीएल क्रिएट करते हैं, राउट मैप क्रिएट करते हैं, तो एंड पे गायबाना जो है वो लाइन ऐड हो जाती है, जो कि जो लाइन ऐड होती है वो इम्प्लिसिट डिनाई कहलाती है, वो डिनाई एनी होती है, और हम फिर उसको काउंटर करते हैं परमिट एनी के साथ। राउट मैप में उसके लिए हमें एम्प्टी सीक्वेंस बनाना पड़ता है, और एसीएल में हमें परमिट एनी वाली लाइन ऐड करनी पड़ती है, एक्सटेंडेड में भी और स्टैंडर्ड में भी। एक्सटेंडेड में होता है प्रोटोकॉल यानी आईपी, और यानी एसीएल का नाम है या नंबर है, वो लिखने के बाद आप लिखेंगे परमिट आईपी एनी 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 एनी, दो दफा सोर्स और डेस्टिनेशन के लिए होता है। तो ये हमने एसीएल में सीखा हुआ है। प्रीफिक्स लिस्ट में भी यही कहानी है, वो इम्प्लिसिट डिनाई हो चुका है, एक गायबाना सीक्वेंस ऐड हो चुका है जो नजर नहीं आता लेकिन वो है, इसको तो वो डिनाई कर देगा, लेकिन दुनिया के बाकी तमाम प्रीफिक्सेस जो है उनको भी डिनाई कर देगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं बाकी सारा कुछ परमिट हो। अब प्रीफिक्स लिस्ट में परमिट एनी कैसे लिखते हैं वो सीखना पड़ेगा। हमें एसीएल का परमिट एनी आता है, हमें राउट मैप का भी परमिट एनी आता है, एम्प्टी सीक्वेंस बनाना होता है उसमें। प्रीफिक्स लिस्ट का परमिट एनी कैसे लिखते हैं जरा देखिएगा, कमांड है आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट, नाम वही रखना है माई डैश पीबीआर, माई पीबीआर, और यहां पे लिखेंगे परमिट। परमिट लिख दिया, अब आगे लिखना है एनी, यहां एनी लिखा जाता। ठीक है जी, यहां पे तरीकाकार कुछ यूं है 0.0.0.0/0 4.29 बिलियन हमारे पास कॉम्बिनेशन है ना, उनमें सबसे पहला कॉम्बिनेशन ये बनता है 0.0.0.0, सबसे पहला ये बनता है। और अब एंड वाला भी तो लिखना है ना। अच्छा, अब वो एंड वाला लिखने का तरीका है, उसमें आप यहां पे यूं लिखेंगे LE का मतलब है लेस देन इक्वल टू, और आगे मैं लिख रहा हूं 32, लेस देन इक्वल टू 32। ये है लेंथ, ये प्रीफिक्स की लेंथ की बात हो रही है। शुरू कहां से किया है? 0 से, और जाना कहां तक है? लेस देन इक्वल टू 32 का मतलब ये है इक्वल टू 32 मींस 32 भी शामिल है, और लेस देन का मतलब है नीचे वाले सारे कहां तक? 0 तक। तो 0 से लेकर 32 तक
यानी मैंने उसको कहा ये मैंने पहला कॉम्बिनेशन लिख दिया, 0 से लेकर 32 तक जितनी बिटें सारों के कॉम्बिनेशन बना दो। अब मुझे बताएं 32 बिटों के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? 4.29 बिलियन। तो सारे ही कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, ठीक है जी। तो किसी भी चीज को लिखने का तरीका है, प्रीफिक्स लिस्ट में ऐसे लिखा जाता है, ये है नहीं है। और मतलब वही है कि जनाब आपने 32 की 32 बिटों के कॉम्बिनेशन सारे ही बना देने हैं, तो वो सारे इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ले जनाब एंटर, ये आपकी अब प्रीफिक्स लिस्ट हो गई है मुकम्मल। अच्छा, इसको वेरीफाई करने की कमांड भी देख लें, शो आईपी प्रीफिक्स, शो आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट, शो स्पेस आईपी स्पेस प्रीफिक्स डैश लिस्ट, एंटर करते हैं। तो ये जनाब 2 सीक्वेंस वो आपको दिखा रहा है। सीक्वेंस का नंबर चूंकि हमने नहीं लिखा था तो उसने खुद से ऐड कर दिया। अच्छा, जब सीक्वेंस का नंबर ही खुद ऐड करता है ना, तो खुद भी ख्याल रखता है, दरमियान में गैप छोड़ देता है। गैप क्यों छोड़ता है? ताकि बाद में हमने कुछ एंटर ऐड करना हो तो हम कर सकें। मैं 5 से ऊपर भी सीक्वेंस डाल सकता हूं, मैं 5 और 10 के दरमियान भी डाल सकता हूं, ठीक है जी। लेकिन 10 के बाद आप अब कोई सीक्वेंस लिखेंगे ना, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि 10 पे जो आपने सीक्वेंस ऐड कर दिया ना, वो सब के लिए है। तो अब पीछे तो बचा ही कुछ नहीं है। तो नीचे अब आप जो इस सीक्वेंस 10 के बाद जो कुछ भी सीक्वेंस ऐड होगा उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। प्रीफिक्स लिस्ट बन गई है लेकिन अप्लाई तो हुई नहीं है। आप चाहते क्या थे? जरा वो याद कर लें, रिकॉल कर लें कि आप बेसिकली चाहते क्या थे। आपने कहा था ये राउटिंग टेबल है जी एक, और इस राउटिंग टेबल में ये वाला प्रीफिक्स जो है ना, वो राउटर 1 के टेबल में नहीं आना चाहिए। मुझे बताएं, इस टेबल को राउटर 1 के टेबल तक पहुंचाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेके कौन आया है? ओएसपीएफ। यानी ओएसपी राउटर 2 ने भेजा, 1 ने रिसीव किया, और प्रोटोकॉल कौन सा था? ओएसपीएफ। तो जाके अब ओएसपीएफ को समझाना पड़ेगा ना कि तुम जो राउटिंग अपडेट रिसीव कर रहे हो उसमें सारे प्रीफिक्स नहीं अब तुमने रिसीव करने हैं, एक प्रीफिक्स को हम क्या करने लगे हैं? डिनाई। तो इस प्रीफिक्स लिस्ट को कहां अप्लाई करना है? ओएसपीएफ में। प्रीफिक्स लिस्ट को कहां अप्लाई करना है? ओएसपीएफ में। आज तक आपने एसीएल को, राउट मैप को या प्रीफिक्स लिस्ट को डायरेक्टली किसी प्रोटोकॉल में अप्लाई नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप डायरेक्टली अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए एक टूल है, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट। तो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से हम इस प्रीफिक्स लिस्ट को ओएसपीएफ में अप्लाई करेंगे। तो कर देते हैं जी। ये जनाब हम गए राउटर ओएसपीएफ 1, आप साथ हो? वेरी गुड, आपकी हमदर्दियां मेरे साथ है, आप भी साथ ही हैं, वेरी गुड। अच्छा जी, इसके बाद हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट, ओएसपीएफ में जाके डिस्ट्रीब्यूट डैश लिस्ट, इसके आगे हम करते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। ये काफी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है जी। आपने नंबर वाली एसीएल बनाई हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, आपने नाम वाली एसीएल बनाई हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, आपने राउट मैप बनाया हुआ है वो भी यूज हो सकता है, आपने प्रीफिक्स लिस्ट बनाई हुई है वो भी यूज कर सकते हैं। गेटवे से मुराद आप नेक्स्ट स्टॉप बता सकते हैं कि जनाब राउटर 2 से आने वाले प्रीफिक्स फिल्टर कर दो। यहाँ पे गेटवे जो है वो क्या है? नेक्स्ट स्टॉप है बेसिकली। तो राउटर 2 से जो कुछ भी आ रहा है वो सारा कुछ फिल्टर हो जाएगा, ठीक है जी। तो बाकी सारी ऑप्शंस तो क्लियर थी। ये गेटवे इसमें ऐसी चीज थी जो पहले आपके साथ डिस्कस नहीं हुई थी, बाकी सारी तो मैं बता चुका हूँ कि आप ये तमाम तर लिस्टें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। भाई फिलहाल आपने इनमें से क्या बनाया हुआ है? प्रीफिक्स लिस्ट। तो आप लिखेंगे प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के आगे वो क्या कहते हैं? इसका नाम बता दो। तो आपने क्या नाम रखा था? माई PBR, क्वेश्चन मार्क करें तो इनमें अगेन 2 ऑप्शन हैं, किसी स्पेसिफिक नेक्स्ट स्टॉप से आने वाले का भी आईपी भी लिख सकते हैं, और इनबाउंड डायरेक्शन भी बता सकते हैं, और आउटबाउंड डायरेक्शन भी। तो मुझे बताएं, राउटिंग अपडेट इन हो रही है या आउट हो रही है? इन हो रही है, ठीक है जी। तो आप यहां पे लिखेंगे इन। तो आपने ओएसपीएफ में जाके इसको अप्लाई कर दिया। कोई इतनी ज्यादा लंबी चौड़ी कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी, ठीक है। अगर मैं यहां डू शो हिस्ट्री करूं तो तरतीब से सारी कमांडें लिखी हुई नजर आ जाएंगी। ये 2 लाइनों में प्रीफिक्स लिस्ट बनी, फिर मैं ओएसपीएफ में गया और जाके अप्लाई कर दिया। ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन इतनी सी है। और ये मैं ऐड कर देता हूं आपके
नोट्स में भी। इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? अब बना भी लिया, अप्लाई भी कर दिया है, ठीक है, तो वो जो टेबल में एंट्री आ रही थी अब वो नहीं होनी चाहिए। यहां में अब आपको एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखनी है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती है, जिंदगी में कभी किसी स्टेज पे किसी इम्तिहान में भी आ सकता है। वो ये है कि ओएसपीएफ में जो डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट है ना, ये अप्लाई होती है ओएसपीएफ के डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान। याद है ओएसपीएफ में 3 टेबल बनते हैं, सबसे पहले नेबर टेबल, फिर डेटाबेस टेबल और फिर राउटिंग टेबल। ओएसपीएफ में डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट जाके अप्लाई होती है डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान। राउटिंग अपडेट रिसीव होती है इंटरफेस पे, इंटरफेस से वो जाती है डेटाबेस टेबल में, डेटाबेस से फिर आपको पता है प्रीफिक्स जो बेस्ट होते हैं वो कॉपी होते हैं राउटिंग टेबल में। तो ये डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट इंटरफेस पे अप्लाई नहीं हुई, इंटरफेस और डेटाबेस टेबल के दरमियान में नहीं अप्लाई होती ओएसपीएफ में, डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान होती है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला प्रीफिक्स ओएसपीएफ के डेटाबेस टेबल में तो आ रहा होगा, डेटाबेस से राउटिंग टेबल में नहीं जा सकेगा ये प्रीफिक्स, क्योंकि ये कहां पे अप्लाई हुआ है? ओएसपीएफ के डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान। प्रीफिक्स इंटरफेस से आके डेटाबेस में जाता है, डेटाबेस से राउटिंग टेबल में जाता है, तो डेटाबेस से अब ये राउटिंग टेबल में जा नहीं सकेगा, डेटाबेस में होगा। अब आप कहेंगे सर जो आप कह रहे हैं अब दिखा भी सकते हैं, जी बिल्कुल दिखा सकते हैं आपको, अभी देख लेते हैं। सबसे पहले तो राउटिंग टेबल देख लेना, पता लगे उधर ही आ रहा हो, ये आ रहा है नहीं आ रहा, वो /22 वाला एक ही था, वो आना बंद हो गया, ठीक है। दूसरा भी एक कॉन्सेप्चुअली हमने इस चीज को टेस्ट करना है कि इधर तो नहीं आ रहा, लेकिन राउटिंग टेबल आप डेटाबेस टेबल में तो शायद ये आ रहा हो। अब वो कैसे चेक करते हैं? डेटाबेस टेबल देखने की जो बेसिक कमांड है वो तो ये है, शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस, शो आईपी ओएसपीएफ, इससे मुकम्मल डेटाबेस टेबल नजर आएगा। अभी फिलहाल आप मुकम्मल डेटाबेस टेबल को ना देखें, जिस दिन सही वक्त होगा मैं आपको खुद दिखाऊंगा, उनको उस दिन खुद ब खुद समझ आ रहा होगा, जब आप डेटाबेस खोल के देखेंगे आप कहेंगे सारी बातें मुझे खुद समझ आ रही है, ठीक है जी। तो शो आईपी ओएसपीएफ डेटाबेस आप लगाएं, इसके आगे एक फिल्टर आप लिखें इंक्लूड, वो जो प्रीफिक्स गायब हुआ है वो था कौन सा? वो था क्या? 199.168.8.0 ही था ना, मैंने इसको फिल्टर कर लिया है, बड़े से डेटाबेस टेबल में से उसने मुझे, और ये वो सीक्वेंस नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर। सीक्वेंस नंबर याद है आपको मैंने क्या बताया था? वो एक्स्ट्रा स्टेट में मास्टर स्लेव का इलेक्शन, मास्टर सीक्वेंस नंबर अपडेट करता है, और मैंने कहा था ये एक हेक्साडेसिमल नंबर होता है, ये शुरू 0x8000 से होता है, ये जो एंड वाला नंबर है ना ये आपको बता रहा होता है कि सीक्वेंस कहां तक अपडेट हो चुका है, ये इसका सीक्वेंस नंबर है। बहरहाल ये एंट्री देखें आपके टेबल में है 199.168.8.0, और मैंने आपको कहा था डेटाबेस टेबल में ना नेक्स्ट स्टॉप की कहानी नहीं होती, एडवर्टाइजिंग राउटर होता है कि इसको एडवर्टाइज किसने किया था, तो इसका एडवर्टाइजिंग राउटर कौन है? ये किसकी राउटर आईडी लिखी हुई है? राउटर 3 की। आप राउटर 1 पे बैठे हुए, वो ASBR है, ठीक है जी, तो उसने इसको भेजा हुआ है, LSA5 इज ऑलवेज जनरेटेड बाय ASBR। तो डेटाबेस टेबल में तो असल हकीकत सामने आएगी कि इसका एडवर्टाइजिंग राउटर कौन था, तो आ रहा है डेटाबेस टेबल में है, लेकिन डेटाबेस से राउटिंग टेबल में कॉपी नहीं हुआ। किस वजह से? आपकी प्रीफिक्स लिस्ट की वजह से। बैठे बैठाए सिनेरियो को ना थोड़ा चेंज कर देते हैं। लेट से सिस्को की अगर मैं बात करूं, CCI लैब की हम बात करें, वहां पे लैब एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस तो होते हैं जिसमें आपने कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, तो सर और कॉन्फ़िगरेशन टास्क इस तरह के होते हैं, यानी आपको सवाल लिख के दिया हुआ था कि ये फलां आ रहा है इसको फिल्टर कर दो, तो आपने ये कर दिया। एक है ट्रबल शूटिंग, ट्रबल शूटिंग में होगा कि जनाब ये जो नेटवर्क है ना 199 वाला या जो भी प्रीफिक्स था ये पिंगेबल होना चाहिए, ठीक है, ये पिंग हो, रीचेबल हो, पिंग नहीं हो, बल्कि वो तो सिर्फ इतना कहता है टेलनेट नहीं हो रहा, पिंग नहीं हो रहा, बस। अब पीछे मसला किस नौइयत का वो तो आपको ढूंढना पड़ता है, तो वो तो आपको कह देगा जी राउटर 1 से ना ये वाला नेटवर्क पिंग नहीं हो रहा, तो आप मेक श्योर करें कि ये पिंग हो। आप जब देखते हैं, आप देखते हैं जी राउटिंग टेबल में तो आ ही नहीं रहा,
अब फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम कहेंगे सारे राउटर पे ओएसपीएफ तो बिल्कुल ठीक चला हुआ है, ठीक है जी। फिर आप फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, कॉन्फ़िगरेशंस देखते हैं, तो आपको पता लगता है कि राउटर 1 पे ये जो ओएसपीएफ है, शो रनिंग कॉन्फ़िग सेक्शन राउटर ओएसपीएफ, तो जब आप सारे राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन देख रहे होते हैं तो आप रियलाइज करते हैं, बल्कि आप ये भी देखते हैं कि राउटर 1 के राउटिंग टेबल में तो नहीं आ रहा, डेटाबेस में आ रहा है, डेटाबेस में नजर आ जाता है आपको ये प्रीफिक्स कि डेटाबेस में तो आ रहा है। साथ ही आपका माइंड क्लिक करता है कि यार डेटाबेस से राउटिंग टेबल में ना जाने की अच्छा मल्टीपल रीजंस होती हैं, उनमें से एक ये है कि कोई डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगी होगी। तो आपके दिमाग ने काम किया, यार मैं जरा कॉन्फ़िगरेशन देखूं, तो देखा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगी हुई थी। डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट में एक्चुअल में अप्लाई क्या किया हुआ है, प्रीफिक्स लिस्ट। आपने कहा चलो मैं जरा ये प्रीफिक्स लिस्ट देखता हूं कि इसमें क्या चीज ब्लॉक की हुई है, तो आपने कमांड दी शो आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट। बात समझ आ रही है कि किस तरह का सवाल था? उसने कहा था ये 199 वाला ना पिंग नहीं होता राउटर 1 से, तो आपने कहा भाई पिंग होने के लिए एक तो आईपी शाईपी सारे कन्फिगर्ड हो, रीचेबिलिटी हो। आपने राउटर 1 का टेबल देखा, उसमें था ही नहीं। आपने कहा मैं नेबरशिप देख लेता हूँ, नेबरशिप देखी तो ठीक थी। आपने कहा मैं देख लेता हूँ एडवर्टाइज हुआ हुआ है कि नहीं हुआ, एडवर्टाइज भी हुआ हुआ था, राउटर 2 पे भी था, 2 से 1 में नहीं आ रहा था। आपने कहा 1 का डेटाबेस देख लेता हूँ, डेटाबेस में देखा वहां पे था। आपने कहा डेटाबेस से टेबल में नहीं जा रहा, इसका मतलब है चांस है डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट लगी होगी। देखा तो लिस्ट थी, उसमें आपको प्रीफिक्स नजर आ रही थी, आपने प्रीफिक्स लिस्ट देखी, आपने देखा कि उसमें ये वाला प्रीफिक्स क्या किया हुआ, उसने डिनाई। अब आपने तो पिंग कराना है, आपके जिन में सोल्यूशन है, आपने कहा ये वाली कमांड जो है ना, इसको क्या कर देता हूं, नो। आपने नो किया, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट हट गई, राउटिंग टेबल में एंट्री आ जाएगी और पिंग होना शुरू हो जाएगा। आप बड़े खुश कि मैं आज सीसीआई हो जाऊंगा, ठीक है, मुझे वो सीसीआई का नंबर मिल जाएगा और उसके बाद दुनिया मेरे पीछे पीछे मेरे कदमों में होगी सारी, ठीक है जी। आप वापस आते हैं, सीसीआई लैब का जो रिजल्ट है वो अक्सर फौरन नहीं आता, कभी कभार आ जाता है, ठीक है जी। आप टेस्टिंग सेंटर से अपने जब वापस जहां पे भी आप रह रहे हैं होटल वगैरह में, आप वहां पहुंचते हैं तो जाके ईमेल चेक करते हैं, तो ईमेल आ गई होती है कि आपका रिजल्ट आ चुका है। तो कभी कभार मैक्सिमम 24 घंटे इसमें लगते हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल वो आप अपने रिजल्ट का इंतजार करते हैं और बड़े खुश होते हैं आज तो सीसीआई पक्का, ठीक है जी। वो आप रिजल्ट आता है तो आपको पता लगता है फेल हो गए हैं। हाँ, ये कैसे हो सकता है, ठीक है। उसमें कहानी ये थी कि जब आप अक्सर हर क्वेश्चंस की अपनी कंडीशंस भी होती हैं, और कभी कभार शुरू में ना इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं जिन्हें हम आमतौर पे नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ता, एम मैं कौन जी, कोई भी नहीं पढ़ता, पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। तो अभी भी आपने कुछ एग्जाम्स दिए हैं अभी यहाँ पे कॉर्बेट में आप आए तो, ठीक है जी, एग्जाम्स वगैरह ऑनलाइन, तो शुरू में कुछ पेजेस खुलते हैं, ट्यूटोरियल्स भी होते हैं, आप में किसी ने नहीं पढ़ा होगा उसमें क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आप ये तो आप कहते हैं ये तो हटाओ ना, सवाल लाओ सामने बात, वहां भी यही होता है। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन में लिखा होता है कंडीशन में कि आप किसी भी फिल्टर को रिमूव नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर रिमूव नहीं कर सकते, मॉडिफाई या एडिट तो कर सकते हैं ना, तो आप एडिट कर सकते हैं, रिमूव नहीं कर सकते। आपने पकड़ के क्या किया, रिमूव कर दिया। तो इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये है, या तो आप सीक्वेंस 5 को मॉडिफाई कर दें, डिनाई की जगह परमिट कर दें, या 5 के ऊपर एक और सीक्वेंस डाल दें, जो कि मैं ऐड वो कर लेता हूं। हम ये काम करते हैं, मैं कहता हूं जी आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क करें, तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर की ऑप्शन हमारे पास आ रही है, ठीक है। बल्कि नाम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, या पहले सीक्वेंस डिफाइन करना है तो सीक्वेंस नंबर लिख दें। सीक्वेंस नंबर 5 से कम रखना है ना, आप चले 4 भी ना रखें, 3 रख लें, 3। उसके बाद आपने इसका नाम आगे रखना है, एक सेकेंड, ये मेरा हाल है, इसका सिंटेक्स यहाँ पे इस तरह से नहीं चलेगा, पहले आप नाम रख दें माई डैश पीबीआर, यहाँ पे सीक्वेंस लिखेंगे आप, सीक्वेंस, ठीक है जी, 3। उसके बाद परमिट करना है, किसको परमिट करना है, जिसे डिनाई किया था, 199.168 डॉट आगे क्या था, 8.0/22, यही था ना, ये मैंने ऐड कर दिया। अच्छा, इसका अब ये वेरीफाई भी कर लें, शो आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, तो
उस सीक्वेंस 5 के ऊपर एक सीक्वेंस आ गया जिसमें वही वाला प्रीफिक्स और वो लेंथ आपने क्या कर दिया है, परमिट। तो अब ये परमिट होगा, डिनाई नहीं होगा। मैंने डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट भी नहीं हटाई, मैंने प्रीफिक्स लिस्ट को भी नहीं हटाया, मॉडिफाई कर लिया, क्योंकि मॉडिफिकेशन की इजाजत है। ठीक है, आप पूछ लें कहां पे, वो आप ACL में डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं, आप ये कर क्यों नहीं है, जो वो जिस तरह इंटरफेस की डिस्क्रिप्शन है, कमेंट है, ये वो ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर आप कोई लाइन लिखते हैं तो खुद भूल जाते हैं इस लाइन में मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा था, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हैं प्रीफिक्स या आईपी लिख रहे हैं, ये प्रीफिक्स किसका है, ये आईपी किस सिस्टम का है, ये किस लिए ऐड किया, अभी तो आपके जेहन में है, लेटर ऑन आप भूल सकते हैं, तो इसी लाइन में डिस्क्रिप्शन भी ऐड की जा सकती है। ठीक है जी, ओके। तो इसका अब रिजल्ट क्या निकलेगा, आप करें जी शो आईपी राउट पहले और अब में आप फर्क देखें, वो प्रीफिक्स दोबारा वापस आ गया है, मैंने फिल्टर भी नहीं हटाया और मैंने टास्क पूरा भी कर दिया। ठीक है, अब आप पास हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है जी, तो CCI जो लैब है उसमें चीजें तो यही होती हैं, बस ये छोटी छोटी जो इस किस्म की हरकतें हैं ना, एक तो सवाल घुमा फिरा के पूछा जाता है, दूसरा कंडीशंस होती हैं जिनका हम अक्सर ख्याल नहीं रखते, इस वजह से लोग फेल हो जाते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल नहीं है। वो लैब फेल होने के लिए नहीं बनाई हुई है अगलों ने, इसलिए बनाई हुई है कि लोग पास हों। जब हर बंदे को पता हो इसमें फेल ही होना होता है तो कोई भी नहीं देगा वो। ठीक है, तो बहरहाल ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वक्त के साथ साथ समझ आ जाते हैं। ठीक है जी, ओके जनाब, तो ये एक छोटा सा टास्क मैंने आप लोगों को प्रीफिक्स लिस्ट के साथ करके दिखाया। प्रीफिक्स लिस्ट में मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, ये जो इसमें लेस देन इक्वल टू वाली कहानी है ना, ये भी बड़ा एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है इसमें। वो कॉन्सेप्ट कुछ यूं है, अगर आपको ये कहा जाए कि जनाब ये प्रीफिक्सेस हैं 192.168.1.0/24, ये तो एक मेन पूरा नेटवर्क हो गया ना, क्लास C का नेटवर्क है। इसके सबनेट भी बन सकते हैं, अगर इसमें एक बिट की सबनेटिंग की जाए। एक बिट की सबनेटिंग का मतलब क्या है, एक बिट बढ़ाएं, एक बिट बढ़ाने से कितने सबनेट बन जाएंगे, 2, और वो 2 कौन से सबनेट होंगे, 192.168.1.0/25 और 192.168.1.0/1.128, 127 पीछे वाले की ब्रॉडकास्ट आईडी है, तो 128/25। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी 2 बिटों की सबनेटिंग करूं तो 4 बनेंगे ना, वो 4 कौन से होंगे, 1.0/26, उसके बाद 1.64/26, 1.64 के बाद 128/26, 1.192/26। मैंने आखिरी दो ऑक्टेट लिखे हैं, 0 से 63 वाला ब्लॉक, 64 से 127 वाला ब्लॉक, 128 से 191 वाला ब्लॉक, 192 से 255 वाला ब्लॉक। ठीक है जी, तो ये 4 ग्रुप बन रहे हैं 64 वाले। ठीक है, अच्छा ये टोटल पूरे पेज पे देखा जाए तो टोटल कितने प्रीफिक्स लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 7। आपको टास्क ये दिया जाता है कि इनमें से कोई भी प्रीफिक्स अगर आपकी अपडेट में आए तो वो डिनाई हो जाना चाहिए। ये यानी ये सारे ही आपने क्या करने हैं, डिनाई। और प्रीफिक्स लिस्ट में मैंने आपको कहा था प्रीफिक्स और उसकी लेंथ का एग्जैक्टली मैच होना बड़ा जरूरी है। इन सारों को क्या करना है, ये कितने प्रीफिक्स हैं अभी आपने गिने, 7, सातों प्रीफिक्सेस को हम क्या करना चाह रहे हैं, डिनाई। तो कैसे बनाएंगे प्रीफिक्स लिस्ट, कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 7। कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 7, 100 नहीं, 7। ठीक है जी, एक इसके लिए, फिर एक इसके लिए, फिर एक इसके लिए, फिर एक इसके और फिर इसके लिए, तो 7 लाइनें अलग-अलग। जैसे मैंने कहा 7 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, आपके चेहरे के तासुरात कुछ इतने अच्छे नहीं, आप कहेंगे ये आज 7 कह रहे हैं, वो तो हम दिल पे पत्थर रख के लिख लेंगे, कल को फिर 700 लिखने को कह देंगे, फिर क्या होगा। आप कहेंगे यहां पे, आप कहेंगे कम से कम ACL में हम इतने तो काबिल हो गए थे कि हमें पता लग गया था कि अगर रेंज लंबी चौड़ी हो जाए तो वाइल्ड कार्ड मास से हैंडल तो हो जाती है ना। प्रीफिक्स लिस्ट में क्या करेंगे,
क्या यहां कोई रेंज नहीं बन सकती? बन सकती है। क्या आपने कभी बनाई है जिंदगी में? अभी बनाई है थोड़ी। कब? वो जो आखिरी लाइन लिखी थी कि 0 से लेकर एंड तक 32 बिटों के सारे कॉम्बिनेशन, वो रेंज नहीं थी तो और क्या था? रेंज ही थी ना। तो आपको पता है ये काम एक लाइन में हो सकता है। कैसे हो सकता है आपको दिखाता हूं। आप लिखेंगे आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट, ठीक है जी। उसके बाद आप कोई भी नाम दे देंगे, नेम, जो भी आपने इसका नाम रखना है। फिर आप लिखेंगे डिनाई करना है तो डिनाई लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे 192.168.1.0 जो कि बेस आपका प्रीफिक्स है /24। और इसके आगे आप पता है क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू 26। /24 वाला तो प्रीफिक्स आ गया ना, वो तो आपने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद आपने लिखा है आपने लिखा है लेस देन इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है /26 भी शामिल है और लेस देन का मतलब है 25 भी शामिल है। तो इसके अगर आप /25 करेंगे 24 से तो कितने सबनेट बनते हैं? 2। ये आपको भी पता है, उसे भी पता है कि जब इसकी एक बिट बढ़ाई जाएगी तो वो बिट कौन 25वीं बिट है। उसे आपसे ज्यादा पता है कि 25वीं बिट के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं और वो कौन से होते हैं। तो इसका मतलब है वो दोनों कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। फिर आपने कहा इक्वल टू 26, तो /26 यानी 2 बिटे जब आप बढ़ाएंगे इसमें 24 के बाद 25 और 26, उन 2 बिटों के यानी 25वें और 26वें बिट के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे और कौन से कॉम्बिनेशन होंगे वो खुद बनाए। और वाइल्ड कार्ड मास्क भी तो यही बताता था, याद करें। वाइल्ड कार्ड मास्क का काम है निशान लगाना कि कौन सी बिट के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। तो ये भी आप निशान ही लगा रहे हैं। 24 आपने लिख दिया है, उसके बाद आपने कहा 25वीं बिट भी है और 26वीं भी है। सिर्फ ये एक लाइन लिखने से ऊपर वाले सातों के सातों प्रीफिक्स जो है वो मैच कर जाएंगे और उनकी लेंथ भी मैच कर जाएगी। तो आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें मजीद को वो 7 लाइनें लिखने की। और एंड पे वो परमिट एनी वाली जो लाइन होती है इसकी, वो तो आपको लिखनी पड़ेगी अगर आपने बाकी सबको परमिट करना है तो। ठीक है जी। तो आप इसके अंदर भी प्रीफिक्स लिस्ट में भी रेंज को मैनेज कर सकते हैं। प्रीफिक्स लिस्ट में भी रेंज को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें लेस देन इक्वल टू भी है, उसके साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। वो ग्रेटर देन इक्वल टू उस सूरत में आप यूज करते हैं, वो भी आपको मिसाल दे देता हूं। लेट से आपको कहा जाता है ये वाला प्रीफिक्स यानी 192.168.1.0/24 ये वाला प्रीफिक्स, और उसके बाद /27 और 28 /27 और 28 वो सारे आपने क्या करने, उनको आपने जो है वो उन सबनेट्स को आप करेंगे डिनाई। /27 और 28 वो वाली 27वीं और 28वीं बिट के जो सबनेट बनते हैं ना, उनको आपने अब क्या करना है, डिनाई। सोचें जरा कैसे करेंगे। और मैंने आपको बता दी यहाँ पे ग्रेटर देन की भी ऑप्शन मौजूद है, लेस देन इक्वल टू भी है और ग्रेटर देन भी है। बल्कि यहाँ पे लिखते हैं ना, मैं 27 और 28, 27वीं और 28वीं बिट, उनसे जो प्रीफिक्स लेंथ बनती है या जो प्रीफिक्सेस बनते हैं उनको आपने डिनाई करना है। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी आपके लिए, आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट, नाम रख रहे हैं टेस्ट। ठीक है जी। डिनाई करना है 192.168.1.0/24। ठीक है जी। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू भी है, तो इसमें क्या है, आ गया अब 27 आ गया। लेस देन इक्वल टू, तो कौन सी बिट काबू आएगी इसमें? 27 आएगी ना, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। ठीक है जी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 27 और आगे मुझे 28 पे रुकना था, एंड तक तो नहीं जाना, तो मैंने फिर आगे लेस देन इक्वल टू 28 लिख दिया। तो 27वीं और 28वीं ये 2 बिटें आ जाएगी। यानी /27 के साथ जो सबनेट बनेंगे और जो /28 के साथ बनेंगे वो सारे शामिल हो जाएंगे, प्लस /24 वाला भी। अच्छा, एक बंदा कहता है कि सर मैं ये चाहता हूं जो /24 वाला है ना
वो परमिट ही रहे, बस 27 और 28 वाला डिनाई होना चाहिए। सोल्यूशन आपने बताना है मुझे इसका। क्या खूबसूरत बात किया आपने, पता लगे इन्होंने आपको क्या कहा। वो कहते हैं जी एक सीक्वेंस इससे ऊपर ऐड करें जिसमें आप /24 वाले को पहले परमिट करा लें, बाद में जब ये वाली लाइन लिखी जाएगी तो /24 वाला जो है वो परमिट ही रहेगा, 27 और 28 वाले जो कॉम्बिनेशन है सिर्फ वो डिनाई होंगे। यानी इस लाइन से ऊपर एक और लाइन लिखेंगे जिसमें /24 वाले को अकेला परमिट कर लेंगे, फिर ये लाइन ऐड करने पे क्या होगा, 27 और 28 के साथ जो कॉम्बिनेशन बनते हैं सिर्फ और सिर्फ वो डिनाई हो जाएंगे। समझ आ रहा है? ओके। /27 वाले सबनेट और /28 वाले वैसे भी लिख सकते थे, तो मैंने तो बताना था ग्रेटर देन भी है, ठीक है, रेंज बड़ी कर लें आप, ठीक है जी, ज्यादा हो जाएंगे, मैं कहूंगा 27, 28, 29, 30 सारे कर लें, तो फिर तो आप कहेंगे यार इतनी 4 लाइनें लिखने की बजाय अगर एक में ही हो जाए काम तो बेहतर है। ओके जी, हर चीज के मल्टीपल, एसीएल में भी मल्टीपल सोल्यूशन है और यहां पर भी है, आपको वो सोल्यूशन अडॉप्ट करना है जिसमें आपको लाइनें कम से कम लिखनी पड़े। ले जी, अब एक और टास्क है, ठीक है, वो टास्क ये है कि राउटर 1 का ही टेबल देखें दोबारा से, शो आईपी राउट, इसमें लेट से मैं कहता हूं ये वाला प्रीफिक्स, ये वाला ये समरी एलएसए भी है, टेक्निकली देखा जाए तो दूसरे एरिया से आ रहा है, ठीक है जी, और हमें पता है एरिया 0 से एरिया 1 में आया है, हमारे दो एरियाज हैं, आप इस वक्त एरिया 0 में, एरिया 1 में है और ये आया एरिया 0 से है। जरा अपनी डायग्राम दोबारा से देखें, ठीक है जी, यहाँ पे मैं डायग्राम दोबारा बना देता हूं ताकि जरा रेफरेंस के लिए आसानी हो जाए। राउटर 1, राउटर 2, राउटर 3 आपस में ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, ये आपका एरिया 1 और ये एरिया 0। बदकिस्मती या खुशकिस्मती जो भी इसको कहें, हमारा जो एरिया 1 है वो छोटा सा ही है, उसमें इंटरनल राउटर एक ही है, लेकिन ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना, अगर हम बड़ा नेटवर्क बनाए तो उसमें तो एरिया 1 में राउटर ज्यादा सारे होंगे। राउटर 2 तो ए बी आर है ना, वो पार्ट है एरिया 1 का, लेकिन वो ए बी आर है, वो बैकबोन का भी हिस्सा है। प्योर जो एरिया 1 का इंटरनल राउटर है वो तो सिर्फ राउटर 1 है। राउटर 1 जैसे और भी बहुत सारे राउटर हो सकते थे, ठीक है जी, अज्यूम कर ले हैं, समझे, ठीक है जी, यहाँ पे इसके आगे भी है, इधर भी है, ठीक है जी, इधर भी है, बहुत सारे राउटर्स और भी मौजूद हैं यहाँ पे। मैं चाहता हूं एरिया 1 के किसी भी राउटर के पास, एरिया 1 के किसी भी राउटर के पास ये वाला प्रीफिक्स ना जाए, यानी पूरे का पूरा एरिया 1 जो है वो 192.168.3.0/24 को रिसीव ना करे, क्योंकि हमने उसके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करना, ठीक है जी। क्या मैं चाहता हूं पूरे एरिया 1 में ये एक प्रीफिक्स ना आए, बाकी सारे आए, समरी एलएसए आए, बाकी आ रहे हैं वो, और ऊपर नजर आ रहे हैं हमें ओआईए वाले, वो आते रहे, तमाम समरी एलएसए में से सिर्फ ये एक वाला फिल्टर कर देना आपने। क्या करना है इसको, इस एक को फिल्टर करना है, मैं सिर्फ ये वाला एक प्रीफिक्स चाहता हूं कि ये ना आए, ठीक है जी। उसका एक तरीका तो ये है कि एरिया 1 में अगर 100 राउटर है, 100 के 100 राउटर पे जाएं, प्रीफिक्स लिस्ट बनाएं और डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट से उसको अप्लाई कर दें जैसे आपने किया था अभी। तो 100 राउटर के ऊपर 100 दफा ये काम करने का आपका, चाहे कॉपी पेस्ट ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन आपका दिल नहीं चाहेगा, आप कहेंगे कौन इतने लंबे चक्रों में पड़े। तो इसका आसान सोल्यूशन भी कोई आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आसान हल? राउटिंग अपडेट्स का ताल्लुक जो है ना वो, उसमें हम इंटरफेस लेवल पे तो आमतौर पे नहीं जा रहे हो। इंटरफेस कौन सा इंटरफेस? राउटर 2 का इंटरफेस। राउटर 2 के अगर 10 इंटरफेसेस के साथ एरिया 1 के मेंबर कनेक्टेड हो तो 10 के 10 भी लगाना पड़ेगा ना, फिर तो काम फिर लंबा हो गया। कोई और हल? नहीं मैं तो नहीं, आप ही बताएंगे। ये प्रीफिक्स है कौन सा वैसे, किधर पाया जा रहा है तस्वीर में? ये है ना, ये एरिया 0 में पहले पूरा ट्रेवल करता है, फिर एरिया 1 में जाता है और आगे जाके फैल जाता है। यहीं से उसको काट दें, जड़ों में आग लगा दें इसके।
नहीं, एरिया 0 पे तो मैं चाहता हूं कि एरिया 0 के हर मेंबर पे जाए, एरिया 2 अगर है तो उन सबके पास जाए। लेट्स से यहां पे अगर मैं कहता हूं एरिया 2 भी है, ये एरिया 2 है, इधर इधर कोई एरिया 3 है, सबके पास जाए, सिर्फ एरिया 1 के पास नहीं जाना चाहिए। प्रॉब्लम सही से समझ आ जाए ना तो सोल्यूशन भी समझ आ जाता है। मैं रिपीट कर देता हूं। एक प्रीफिक्स है जिसकी लेंथ है /24, राउटर 3 का प्रीफिक्स है, एरिया 0 में है, वो एरिया 0 से चलता चलता राउटर 2 पे पहुंचता जो कि ABR है। राउटर 2 से आगे वो अब एरिया 2 में भी जाएगा, एरिया 3 में भी जाएगा और एरिया 1 में भी जाएगा। जब एरिया 1 में जाएगा तो फैल जाएगा, एरिया 1 के हर राउटर के पास जाएगा। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एरिया 1 के किसी भी राउटर के पास वो ना जाए। पहले तो बताएं मैं टूल कौन सा यूज करूं इस काम के लिए। प्रीफिक्स लिस्ट यूज कर लें। प्रीफिक्स लिस्ट में उस प्रीफिक्स को डिनाई तो मैं कर दूंगा, मसला सिर्फ ये रह गया उस प्रीफिक्स लिस्ट को अप्लाई कहां पे करना है। मानते हैं यही मसला रह गया ना। प्रीफिक्स लिस्ट में ये तो लिख दूंगा डिनाई कर दो इस वाले प्रीफिक्स को, ठीक है। प्रीफिक्स है ये 192.168.3.0, ये प्रीफिक्स है, इसको मैं डिनाई करा दूंगा, बिल्कुल सही है। अप्लाई कहां पे करना है? राउटर 2 पे, बिल्कुल ठीक आपने जवाब दिया, राउटर 2 पे। राउटर 2 पे किस जगह पे? ये भाई ने फिर बड़ी अच्छी बात कर दी हादसाती तौर पर। वो कहते हैं, अब ये एक नया कॉन्सेप्ट सामने आ रहा है इंटरफेसेस से। अब ये सवाल भी है कि सर अगर फिल्टर एरिया पे लगाने की ऑप्शन मिल जाए ना तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। तो मैं यही चाह रहा था कि सोल्यूशन ढूंढना है हमने, क्या हमारे पास कोई ऐसी ऑप्शन है कि हम एरियाज के ऊपर फिल्टर लगा सकें? तो हमारे पास बिल्कुल ऐसी ऑप्शन मौजूद है। अगर फिल्टर एरिया पे ही लग जाए तो काम काफी आसान हो जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, एरिया 0 से ये आउट हो रहा है, एरिया 1 में इन हो रहा है, एरिया 0 से आउट होके एरिया 1 में इन हो रहा है। मैं एरिया 0 के आउट पे भी लगा सकता हूं इसको और एरिया 1 के इन पे भी लगा सकता हूं। मुझे लगाना कहां चाहिए? एरिया 1 के इन पे लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप एरिया 0 से आउट नहीं कराएंगे तो वो बाकी के रेगुलर एरिया में भी नहीं जाएगा, वो एरिया 2 में भी नहीं जाएगा, वो एरिया 3 में भी नहीं जाएगा। आपको सिर्फ कहा था एरिया 1 में ना आए, तो आपको एरिया 1 के इन पे अप्लाई करना चाहिए। कुछ ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं थी। एक प्रीफिक्स एक एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जा रहा है, तो मैंने आपको ये कहा था ये उस एरिया में ना जाए, ठीक है। तो मैंने कहा था कोई सोल्यूशन जेन में आता है, तो मैंने कहा था फिल्टर तो वही है। अब ये हमारे लिए जानना बाकी था, क्या ये पॉसिबल है कि फिल्टर एरिया पे ही लग जाए? तो दैट इज पॉसिबल, ठीक है। और एरिया पे अगर फिल्टर लग सकता है तो जिंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। आपको अगर कहा जाता एरिया 2, एरिया 3 और एरिया 1 इन तीनों एरियाज में ना जाए तो आप क्या करते? एरिया 0 के आउट पे लगा देते। और अगर किसी स्पेसिफिक रेगुलर एरिया पे आपको रोकना है तो उस रेगुलर एरिया पे इन बाउंड जाके आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो हमारे केस में हमने क्या करना है जी, एरिया 1 पे इन बाउंड जाके इसको अप्लाई करना है। सबसे पहले हम राउटर 2 पे आएंगे जी, और राउटर 2 पे जाके आईपी प्रीफिक्स लिस्ट, ठीक है जी, इसका नाम हम रख लेते हैं ए फिल्टर, एरिया फिल्टर, यानी नाम तो अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो, तो ए डैश फिल्टर रख दिया। डिनाई, ठीक है जी, 192.168.3.0/24, यही वाला प्रीफिक्स था ना। एंटर। सिर्फ इसको रोकना है बाकी सारों को भी? सिर्फ इसको। तो बाकियों के लिए क्या करूं? आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट ए डैश फिल्टर परमिट जी, आगे क्या लिखूं? 0.0.0.0/0 लेस देन इक्वल टू 32, यानी 32 की 32 बिटों के कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। चलिए इसको करते हैं हम एंटर। फिल्टर तो बन गया आपका, अप्लाई करना बाकी है। अप्लाई करने से पहले एक बार राउटर 1 पे देख लें, आ रहा है ना? अभी तक तो ये आ रहा है, इसी की बात हो रही है ना, ठीक है। और राउटर 2 पे वापस आए, आने के बाद राउटर OSPF1 एरिया OSPF में होता है ना,
तो पहले ओएसपी में जाना पड़ेगा, राउटर OSPF1, ठीक है जी। क्या करने के लिए आए यहाँ? अप्लाई करना है आपने, फिल्टर बन गया है ऑलरेडी। अप्लाई किस जगह पे करना है? एरिया पे। तो कमांड है जी एरिया, ठीक है जी, 1, बिल्कुल सही है, आपने खुद कहा था एरिया 1 पे। एरिया 1 फिल्टर डैश लिस्ट, एरिया 1 पे एक फिल्टर लिस्ट अप्लाई करनी है, क्वेश्चन मार्क। मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कुछ जगह ऐसी हैं जहां सिर्फ प्रीफिक्स लिस्ट ही इस्तेमाल हो सकती है, यानी ये वाला टास्क आप ACL से नहीं कर सकते, तो प्रीफिक्स लिस्ट ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो यहां पे हम प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स लिस्ट का कोई नाम भी होगा, नाम कॉपी पेस्ट कर लें तो अच्छी बात है। इनबाउंड या आउटबाउंड, एरिया 1 में इन नहीं होने देना या आउट नहीं होने देना, इन नहीं होने देना। आगे आप लिखेंगे इन, एंटर। एरिया 1 पे फिल्टर लिस्ट अप्लाई करनी है, फिल्टर लिस्ट की टाइप क्या है जी? प्रीफिक्स लिस्ट है। नाम क्या है? जो आपने नाम रखा था ए डैश फिल्टर, डायरेक्शन आपने कर दी इनबाउंड। यहां पे आपने अगर कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, ऊपर ए डैश फिल्टर है, नीचे ए अंडरस्कोर फिल्टर भी कर दिया, तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर तो सब कुछ ठीक है और हमसे कोई गलती नहीं हुई, तो राउटर 1 पे आप जाके अब जब देखेंगे, शो आईपी राउट करेंगे, तो ये वाला प्रीफिक्स अब हमें दिखाई देना नहीं चाहिए, ठीक है जी। आपको दिखाई दे रहा है, हसन को नहीं, तो मुझे भी दिखाई, अब तो किसी को भी नजर नहीं आ रहा होगा। अच्छा, इसका फायदा ये है, अगेन वही बात है, हमारे पास एरिया 1 में राउटर 1 है, अगर यहां 100 राउटर भी होते तो ये 100 के 100 के टेबल से निकल जाता। इसका इंपैक्ट एक राउटर पे नहीं आएगा, एरिया 1 के तमाम राउटर्स के ऊपर आएगा। तो जब आप एरिया पे फिल्टर अप्लाई करते हैं तो इसका इंपैक्ट बड़ा होता है, और अगर आप किसी एरिया के स्पेसिफिक राउटर पे अप्लाई करना चाहें तो उसका तरीका मैंने आपको पहले सिखाया है। बनानी प्रीफिक्स लिस्ट है, लेकिन वहां डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट यूज करते हुए आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने पूरे एरिया पे फिल्टर अप्लाई करना है तो बनेगी फिल्टर लिस्ट वही उसी तरह से प्रीफिक्स लिस्ट के साथ, और अप्लाई हो जाएगी पूरे एरिया पे। तो OSPF में एरिया पे भी फिल्टर अप्लाई हो सकता है, स्पेसिफिक राउटर के ऊपर भी फिल्टर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। तरीकाकार जो था वो मैंने आपको सिखा दिया है। मेन चीज इसमें प्रीफिक्स लिस्ट है, जिसे आप दोनों जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं, एरिया पे भी और राउटर पे डेटाबेस और राउटिंग टेबल के दरमियान, ठीक है जी। अब ये है, जिस तरह ACL एक दिन हमने पढ़ी थी और हर रोज यूज होती चली आ रही है, उसी तरीके से अब हम प्रीफिक्स लिस्ट को भी वक्तन फवक्तन इस्तेमाल करते रहेंगे। हमारे जो मुख्तलिफ टास्क हैं, ठीक है, उन्हें हम प्रीफिक्स लिस्ट से भी पूरा कर सकते हैं और ACL से भी कर सकते हैं। अब आइंदा हम दोनों को यूज कर लेंगे। जैसे वो आपको याद है, आपने टाइप OE2 और OE1 वाली लैब की थी, तो अगर वक्त आपके पास हो और अगर आप घर में ये ट्राई करना चाह रहे हो, तो मैं आपको ये टास्क दे देता हूं कि आपने वो जो E1 के लिए टाइप 2 और ऑड के लिए टाइप 1 रखी थी, आप वही टास्क प्रीफिक्स लिस्ट से ट्राई करें, ठीक है जी। तो मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, राउटर 3 पे क्या करना पड़ेगा? 3 null 0 वाले स्टैटिक राउट आप बनाएंगे, वो आपकी मर्जी है, आप कोई से भी, वो मतलब 4 स्टैटिक राउट बनाएंगे, कोई से भी बना सकते हैं, उनमें इवन भी होंगे और ऑड भी होंगे, ठीक है जी। लेट से मैं कहता हूं 199.168.0.0/24 से आपने जो है वो 192.168.3.0/24 तक ये वाले 4 आपने बनाए हुए हैं, ठीक है जी। इनमें इवन वाले जो प्रीफिक्सेस हैं आपके, इनके लिए मेट्रिक टाइप 2 रखनी है, सीड मेट्रिक आपने 10 रखना है, और जो ऑड वाले हैं इनके लिए मेट्रिक टाइप 1 रखनी है, और सीड मेट्रिक जो है वो आप 0 रख दीजिएगा। हमने ये टास्क पहले भी किया हुआ है और ACL के साथ किया हुआ है, ये काम आपने अब प्रीफिक्स लिस्ट के साथ करना है, ठीक है जी। यूज IP
प्रीफिक्स डैश लिस्ट। और हमें आज अभी वक्त मिला, ठीक है जी, तो आप आज ही कर लीजिएगा यहाँ बैठ के, वरना घर जाके तो आप कर ही लेंगे, वह बहुत वक्त होता है वहां आपके पास, ठीक है। तो आप वहां पे भी ये टास्क कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये मैं आपको बता दूं, इवन और ऑड के लिए प्रीफिक्स लिस्ट में कोई ट्रिक नहीं है। प्रीफिक्स लिस्ट में आपको लिखना ही पड़ेगा, यानी अब इसमें इन चार में दो ऑड है और दो इवन है, तो आपको 4 लाइनें लिखनी पड़ेंगी, 2 ऑड के लिए और 2 इवन के लिए। मैं एक सैंपल के तौर पे ऑड वाली लिख के या इवन वाली लिख के दिखा देता हूं। आईपी प्रीफिक्स डैश लिस्ट, उसके बाद आप नाम रख लें इवन, इसमें तो होता ही नाम है तो आप नाम रख लें इवन। उसके बाद आप लिखेंगे परमिट, और डिनाई और परमिट का आपको एक रूल बताया था। परमिट का मतलब आप कुछ इंक्लूड करने लगे हैं, और डिनाई का मतलब एक्सक्लूड करने लगे। तो परमिट मीन मैं कुछ इंक्लूड करने लगा हूं, तो इसमें इंक्लूड करेंगे आप 199.168.0.0/24। तो ये एक आपका क्या हो गया, इंक्लूड हो गया, ठीक है जी, एक प्रीफिक्स इंक्लूड हो गया इवन वाला। अब क्या करूंगा, एक और लाइन लिखेंगे आप अलग से, ठीक है, और वहां पे अब यहां लिखेंगे 2.0। ये ले, समझ तो आप गए होंगे। तो ये जो इवन बनते हैं उनके लिए 2 लाइनें अलहदा, इसी तरह जो ऑड वाले हैं उनको भी आप लिख सकते हैं। अच्छा, एक आपको मैं यहाँ पे टिप बता देता हूँ, अगर कोई रिपीटेड टास्क हो ना, तो उसका आसान सोल्यूशन ये आप नोटपैड में कर लिया करें, वहां पे कॉपी पेस्ट हो सकता है इजीली। आप कॉपी पेस्ट करके माइनर सी एडिटिंग करके उसके बाद आप कॉन्फ़िगरेशन कॉपी करें, राउटर पे जाके पेस्ट कर दें। अभी आपको लग रहा होगा ना दिमाग में बहुत बड़ा बोझ होगा, ऑड के लिए 2 अलग से लाइनें लिखनी है, तो कोई भी लाइनें अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप इसी को यहाँ पे दोबारा कॉपी तो किया हुआ है, फिर से मैंने पेस्ट किया है, इसमें माइनर एडिटिंग कर लें, ये 1 हो गया, यहाँ पे इवन की जगह ऑड ले जी, हो गया। इसी तरीके से दोबारा इसी लाइन को कॉपी कर लें आप, और यहां से जाके आप पेस्ट, और यहां पे सिर्फ आपने एक की जगह, बन गई आपकी प्रीफिक्स लिस्ट। अब क्या करना है, राउट मैप में जाना है। राउट मैप में आपको बनाने पड़ेंगे 2 सीक्वेंस, कम से कम 2 सीक्वेंस, तीसरा सीक्वेंस बनेगा डिफॉल्ट वालों, एम्प्टी सीक्वेंस बनेगा। तो एक सीक्वेंस इवन वालों के लिए बना लें, उसमें आपको याद है वो मैंने कमांड लिखी थी, मैच करो उन आईपी एड्रेसेस को जो ACL 1 में है, ACL का नंबर लिखा था। तो इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, राउट आपको लिखना पड़ेगा मैच करो उन आईपी एड्रेसेस को जो प्रीफिक्स लिस्ट इवन या ऑड में है। आप पे छोड़ा ना तो ये रह ही जाना है। इस किस्से को खत्म करते हैं यहाँ पे, ये लें कॉपी, राउटर 3 पे आए, ठीक है जी। राउटर 3 पे एक काम मुझे करना पड़ेगा, मैंने इनकी समरी एडवर्टाइज की हुई है ना, तो आगे तो समरी जा रही है, ये प्रीफिक्स इस तरह से तो जा ही नहीं रहे अलग अलग, तो समरी मुझे हटानी पड़ेगी अगर आप ये टास्क करना चाह रहे हैं। तो समरी कैसे हटेगी, राउटर OSPF 1 नो समरी एड्रेस 199.168. क्या था जी समरी एड्रेस आपका, 8 था, 8.0, और उसके बाद 255.255.252.0, यही था, बस खत्म हो गया। राउटर 1 पे आते हैं, यहां पे आपको कोई फिल्टर शिल्टर भी आपने अप्लाई किए हुए थे, ठीक है, बल्कि वो मैंने हटा दिया होगा। शो आईपी राउट करके देख लें, आने शुरू हो गए हैं वो E2 वाले, आ रहे हैं, सारे ही आ रहे हैं, ठीक है जी। शो आईपी राउट इंक्लूड ई कर लेना, आ रहे हैं, ठीक है जी। हमारे पास है 8, 9, 10 और 11। आप कौन सा ब्लॉक यूज कर रहे हैं, 8, 9, 10 और 11। तो इसी ब्लॉक के लिहाज से इवन और ऑड को भी सेट कर लें, यहां पे 8, 10 इवन है ना ये, ऑड कौन कौन सा है, 9 और 11। समझ आ रही है बात, ठीक है जी। इन्हें किया यहां से कॉपी, राउटर 3 पे गए,
और यहां पे कर लेते हैं इनको पेस्ट। बन गई प्रीफिक्स लिस्ट। अच्छा, कितनी प्रीफिक्स लिस्ट्स बनी है? 2। एक का नाम इवन है, एक का नाम ऑड है। दोनों प्रीफिक्स लिस्ट्स में सीक्वेंस भी कितने कितने हैं फिलहाल? 2-2। मैंने कोई चीज डिनाई तो नहीं ना की, परमिट ही कराई है ना। जैस अच्छा, इवन वाले में 2 मैंने मैच करा ली हैं, इंक्लूड कर ली, बाकी सारा कुछ बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा होगा? एक्सक्लूड। तो मैं चाहता हूं कि एक्सक्लूडेड ही रहे, यहां परमिट एनी वाली लाइन ऐड नहीं करनी। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है? राउट मैप बनाना है। राउट मैप, ठीक है जी, माय पीबीआर, ठीक है, और उसके बाद परमिट 10। 10 क्या है? सीक्वेंस। मैच करो उन आईपी एड्रेसेस को। पहले आप यहां पे एसीएल का नंबर लिखते थे, अब क्या लिखेंगे? प्रीफिक्स लिस्ट, प्रीफिक्स डैश लिस्ट। फर्क कहां पे आया है? यहां पे एसीएल का नाम या नंबर आ जाता था, अब यहां पे आपको प्रीफिक्स लिस्ट का नाम या नंबर लिखना पड़ेगा। तो ना आपने इसका नाम रखा हुआ है इवन, ठीक है जी। उसके बाद मैंने कहा जी सेट करो मेट्रिक टाइप, टाइप डैश 2। सेट करो मेट्रिक, और ये वाला मेट्रिक सीड मेट्रिक होता है, मैंने कहा था इसकी वैल्यू 10 रख देंगे। उसके बाद जनाब सीक्वेंस 20, मैच करो उन आईपी एड्रेसेस को जो के प्रीफिक्स लिस्ट ऑड में है। सेट करो मेट्रिक टाइप, टाइप डैश 1। सेट करो मेट्रिक 0। और इनके अलावा अगर कोई आपके पास कभी स्टैटिक राउट आ गए तो उनके लिए ये मैंने क्या बना दिया है? एम्प्टी सीक्वेंस। आपको पता है आप में से कुछ लोगों को ये मुश्किल या अजीब क्यों लग रहा होगा? उन्होंने पहले एसीएल के साथ किया था वो ही याद नहीं आ रहा। वो सोच रहे होंगे ऐसी कोई चीज हुई थी पहले, उन्हें लग रहा होगा ये कुछ नया काम हो रहा है। तो जिसे ये लग रहा है ना ये कुछ नया हो रहा है, वो थोड़ा कंफ्यूज होगा। जैसे पहले वाला टास्क याद था उसे तो खुश होना चाहिए, वो तो रिलेट कर रहा होगा, पहले मैंने यहाँ एसीएल लिखी थी, अब मैंने यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट लिख दी। आप पे छोड़ देता तो फिर ये तारीख का हिस्से रह जाना था। मैंने कहा कि ये पूरा कम से कम एक दफा नजरों से तो गुजर जाएगा कि ये हो सकता है। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई थी, किसी को कुछ याद यूद नहीं रहता, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये चीज पॉसिबल है, हमने की हुई है, मेरे पास नोट्स में मौजूद है। जब भी कभी जरूरत पड़ेगी आपने बस वो वीडियो, वो नोट्स निकाल के देख के समझ के मौके पे एग्जीक्यूट कर देना है। ये इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसा होता है कि, बल्कि ना होने के बराबर ही, आपको सब कुछ याद होगा, सारी कॉन्फ़िगरेशन, और जो भी टास्क आए आप जुबानी बैठ के कॉन्फ़िगर करने बैठ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है जी, मेरे साथ भी होगा तो मुझे भी सारा कुछ याद नहीं होगा। मैंने आपको बताया था अगर मुझे कुछ चीजें याद रह जाती हैं तो वो सिर्फ पढ़ाने की वजह से है, और रिपीट होती रहती हैं तो याद रहती हैं, वरना मुझे भी हर दफा कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़े। ठीक है जी, कुछ कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी होती हैं जो कि हमें भी अक्सर देखनी पड़ जाती हैं, वो पॉइंट ज़हन में रखने पड़ते हैं। ठीक है जी, और मैंने आपको ये बताया हुआ है कि कम से कम जो सीसीआई लैब है उसमें एग्जाम वाले दिन भी जिस सिस्टम पे आप अपना लैब एग्जाम दे रहे होते हैं उसमें सिस्को की सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है, वहां पे सारी कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल्स मौजूद होती हैं कि जनाब फलां चीज कॉन्फ़िगर करनी है, ये उसके स्टेप्स हैं। तो किसी को कुछ चीज भूल जाए, ठीक है जी, तो आप वहां से हेल्प लेके तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपका अच्छा खासा टाइम जाया होता है, क्योंकि वो गूगल की तरह सर्च इंजन नहीं बना हुआ कि आपने वहां पे टाइप किया और वो खुल जाएगा। वहां पे आपको पता होना चाहिए ये टॉपिक राउटिंग का है तो आपकी राउटिंग की कैटेगरी में जाएंगे, फिर ये पॉलिसी बेस्ड राउटिंग है फिर उसकी कैटेगरी में जाएंगे, पूरा ट्री होता है। तो वहां चीजों को ढूंढने में बड़ा टाइम लग जाता है कि ये चीज कहाँ मिलेगी मुझे, ठीक है, लेकिन होती है। ठीक है, तो बहरहाल जी ये आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेप्स हैं। अच्छा, क्या ये टाइप चेंज हो गई होगी 2 और 1? राउट में बना तो लिया है, अप्लाई तो नहीं ना किया। अप्लाई कहां पे होता है? ये
राउटर OSPF 1 रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक सबनेट्स, और अब इसमें ऐड कर रहा हूं राउट मैप। कौन सा राउट मैप जी? ऊपर नाम देखें, माई PBR, नाम जरा ध्यान से ठीक लिखना है, ठीक है, जो नाम ऊपर है वही नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट मैंने करते हुए राउट मैप PBR इस्तेमाल कर दी। एग्जैक्टली ये टास्क हमने पहले भी किया था, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले ACL यूज की थी। ACL में तो इवन और ऑड के अंदर याद है आपको, आपने क्या किया था, एक एक लाइन में ACL बन जाती है, एक लाइन में इवन के लिए और एक लाइन में ऑड के लिए। यहां पे आपको दोनों के लिए अलग अलग लाइनें लिखनी पड़ेंगी। राउटर 2 पे जाते हैं जी और इसका रिजल्ट वेरीफाई कर लेते हैं। शो IP राउट इंक्लूड OE लिख दें, तो OE से ये होगा 1 वाले भी आ जाएंगे और 2 वाले भी। तो सेम टास्क हमने अचीव कर लिया जो पहले किया था, बिल्कुल वही है। जो ऑड वाले हैं वो E1 से नजर आ रहे हैं, जो इवन वाले हैं वो E2 से नजर आ रहे हैं, और सीड मैट्रिक उसी तरह से दिख रहा है जो हमने कॉन्फ़िगर किया था। E2 का मैंने रखा था 10, तो 10 नजर आ रहा है। E1 के लिए मैंने रखा था 0, क्योंकि E1 में सीड मैट्रिक और इंटरनल मैट्रिक ऐड होता है, तो 0 प्लस 64 64, और राउटर 1 पे 0 प्लस 128 हो जाएगा, तो 128 नजर आएगा वहां पे। लेकिन जो 10 है वो 10 ही रहेगा, क्योंकि E2 में इंटरनल मैट्रिक ऐड नहीं होता। सिर्फ प्रीफिक्स लिस्ट का डिफरेंस है, इसके अलावा और कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। अच्छा, आज के दिन में देखा जाए तो अब तक 2 मेजर कॉन्सेप्ट्स हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात की है राउट समराइजेशन पे, वो एक अलग टॉपिक था, अलग कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमने कुछ फिल्टर्स को इस्तेमाल करना सीखा, IP प्रीफिक्स लिस्ट को, डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट को, फिर उसको अप्लाई किया OSPF में, और वहां पे हमने ये सीखा कि किसी एक स्पेसिफिक राउटर के लिए भी फिल्टर अप्लाई किया जा सकता है और पूरे एरिया के लिए भी किया जा सकता है। फिर हमने ये देखा कि हम प्रीफिक्स लिस्ट को जो हमारी नॉर्मल राउट मैप के कॉम्बिनेशन के साथ पॉलिसी बेस्ड राउटिंग हम इंप्लीमेंट करते हैं, हम वो काम भी यहाँ पे कर सकते हैं आपके सामने। और यहाँ पे जाहिर है ACL इस्तेमाल नहीं हुई, वाइल्ड कार्ड वहां से इस्तेमाल नहीं हुआ, प्रीफिक्स और उसकी लेंथ सीधी सीधी इस्तेमाल हो रही है, ठीक है जी। अब तीसरा टॉपिक है जी, और ये बड़ा अहम टॉपिक है, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। लोग ऐसी बातें सुन के ना आंखें आप सबकी खुल जाती, और साथ में अगर ये कह दूं ना आपने कि मैंने जनाब ये वाला इस टॉपिक की वजह से 1 अरब रुपया कमाया है, सारे लोग उठ के बैठ जाएंगे, हमें भी बताएं, ठीक है जी। तो सोशल मीडिया पे ये सारा कुछ बिक रहा होता है आजकल, ठीक है जी। वो बाद में आपको पता लगता है, एंड में एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क डाला होता है, बस क्या मैंने 1 अरब कमा सकता हूँ मैं इसके साथ, ठीक है जी। तो पता लगता है हाँ, अगर आप ये कर लें तो आप कमा भी सकते हैं, ठीक है। तो बहरहाल जी ये टॉपिक अहम है, ठीक है, लेकिन अरब रुपए आप कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, तो आपकी किस्मत है, ठीक है। बहरहाल इट इज इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज में, एग्जाम्स में, ठीक है, ये काफी ज्यादा ये पूछा जाता है, और जब मल्टीपल एरिया OSPF को हम डिजाइन करते हैं तो उस वक्त इसकी बड़ी अहमियत होती है। इसको मैं शुरू अभी करा देता हूँ, ब्रेक से जब आप वापस आएंगे तो फिर इसको थोड़ा सा और अभी हम डिस्कस करेंगे आपकी ब्रेक से, दूसरी ब्रेक से वापसी के ऊपर, ठीक है जी। कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि आपको पता है मल्टीपल एरिया OSPF में सबसे पहले तो हम डिजाइन करते हैं बैकबोन, ठीक है जी, और ये चले मैंने बैकबोन एरिया बना दिया, एरिया 0। उसके बाद क्या होता है जी, रेगुलर एरिया उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। बैकबोन की असली वाली शक्ल याद है ना आपको, मैंने एक दिन बना के दिखाई थी, स्विचेस कनेक्ट किए थे, फिर उसके साथ राउटर और मल्टीपल लिंक्स थे, और मैंने आपको ये बताया था कि बैकबोन जो है ना वो डाउन, कोई इंटरफेस नहीं है कि वो डाउन हो जाए, बैकबोन तो बहुत बड़ी होती है, ठीक है जी, और मल्टीपल लिंक्स होते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, बैकअप्स होते हैं, किसी एक डिवाइस के डाउन होने से भी फर्क नहीं पड़ता, किसी एक लिंक के डाउन होने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपकी बैकबोन आ गई। बैकबोन के साथ कनेक्ट होगा आपका रेगुलर एरिया, ये जी एरिया 1, ठीक है जी, साथ है। नॉर्मल तस्वीर है, वही तस्वीर है ना जो हमारी तकरीबन बनी हुई है अभी, 2 एरियाज साथ है, तो वो जो जरा इधर सबकी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, अब ये एरिया के अंदर क्या होते हैं, राउटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, लैन होते हैं, वैन होते हैं, ठीक है जी, आपके मुख्तलिफ ब्रांचेस के राउटर ऐड होते चले जाते हैं। मैं कहता हूं आपके जो नेटवर्क की ग्रोथ है ना वो कुछ इस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाती है।
एरिया 1 की तरफ ये एक्सपैंड होता जाता है, यानी अवे फ्रॉम बैकबोन। ब्रांचेस ऐड होती जा रही हैं, इस तरफ को ऐड हो रही हैं। आपको क्या करना पड़ा, अपना एरिया 1 जो है वो एक्सपेंड करना पड़ा। एरिया 1 क्या होना शुरू हो गया, बड़ा होना शुरू हो गया। ठीक है जी। ओएसपीएफ में जब एरिया, किसी एक एरिया के अंदर ज्यादा सारे प्रीफिक्सेस आ जाएं, ठीक है जी, तो फिर रिसोर्सेज जो है वो उन पे बोझ पड़ता है और आपका जो कन्वर्जेंस टाइम है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो आपके एक एरिया में अगर ज्यादा सारी डिवाइसेस आ जाएं, ज्यादा सारे प्रीफिक्सेस हो जाएं, तो एसपीएफ कैलकुलेशन में ज्यादा लोड पड़ेगा और आपका जो कन्वर्जेंस टाइम है स्लो हो जाएगा। ठीक है जी, उसमें वक्त ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, मल्टीपल एरिया। मल्टीपल एरिया में यही होता है कि आप फिर और एरिया बना लें फिर। ठीक है, लेकिन आपकी जो अब ये ग्रोथ है ना वो अवे फ्रॉम बैकबोन हो रही है। मजबूरन आपको अब क्या करना पड़ेगा, जो अब आप यहाँ दूसरा एरिया बनाने का प्लान कर रहे हैं ना, एरिया 2, वो अब आपको यहां बनाना पड़ेगा। अगर इस तस्वीर में मैं आपको कहूं जी, एक लाइन में, किसी एक लाइन में आप ये डिस्क्राइब कर दें कि इस तस्वीर में प्रॉब्लम क्या है। रेगुलर एरिया जो कि एरिया 2 है वो बैकबोन से कनेक्टेड नहीं है। सिंगल लाइन स्टेटमेंट ये है कि एरिया 2 इज नॉट कनेक्टेड विद बैकबोन। एरिया 2 बैकबोन के साथ कनेक्टेड नहीं है। इसका नतीजा क्या निकलेगा, एरिया 2 की अपडेट्स एरिया 1 में नहीं जा सकती और एरिया 1 से कोई भी अपडेट एरिया 2 में नहीं जा सकती। ठीक है, ये एरियाज का जो जोड़ लगता है वो जोड़ एक राउटर लगाता है ना। ये वाला जो राउटर है ये एबीआर होगा ना, क्योंकि इसके कुछ इंटरफेसेस एरिया 0 में और कुछ एरिया 1 में है। तो एरिया 2 और एरिया 1 को भी आपस में कनेक्ट करने वाला कोई राउटर ही होगा ना। लेकिन ये राउटर एबीआर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी इंटरफेस बैकबोन में नहीं है। चूंकि ये एबीआर नहीं है, लिहाजा रेगुलर एरिया के दरमियान राउटिंग अपडेट एक्सचेंज नहीं हो सकती। इसके एबीआर ना होने की वजह से एरिया 2 और एरिया 1 के अपडेट्स आपस में एक्सचेंज नहीं होंगी, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि आपके नेटवर्क में कन्वर्जेंस नहीं हो, आपके नेटवर्क में कन्वर्जेंस परफॉर्म नहीं हो सकती और आप जिद पे कायम है कि मैं तो करके ही रहूंगा। ठीक है जी, तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि इस वाले राउटर पे कोई एक इंटरफेस ऐसा होना चाहिए जो बैकबोन का हिस्सा हो। ठीक है जी, बैकबोन के बारे में रूल याद है ना आपको, बैकबोन एक होती है, कॉन्टिन्यूस होती है, डिसकॉन्टिन्यूस नहीं हो सकती कि थोड़ी सी बैकबोन इधर फिर थोड़ी सी बैकबोन इधर, फिर ऐसे नहीं। एरिया 0 एक ही और वो एक ही रहता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो मैं अब इस राउटर को मुझे किसी तरह से क्या करना पड़ेगा, बैकबोन से जोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, अब कैसे जोड़ें, इसका सोल्यूशन क्या होगा। एक तो आपके जेहन में आ रहा होगा, सर ये ना आप एरिया 1 को इधर ले जाएं और एरिया 0 को इधर ले आए। एरिया 0 को क्या कर दें, सेंटर में कर दें। तो आपको वो बैकबोन याद है, उसकी असल वाली तस्वीर, इसीलिए मैं रेफरेंस दे रहा था, वो याद होनी चाहिए। वो कोई मजाक नहीं होता कि ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे कर दो, वो फिल्म नहीं चल रही इधर। ठीक है जी, और ये कोई कागजों की गेम नहीं है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, जो जहां एरिया 1 है वहां एरिया 1 ही रहेगा और जहां एरिया 0 है उसने वहीं रहना है। बैकबोन को उठा के इधर उधर अब आप कर नहीं सकते। मुझे एरिया 2 को किसी तरीके से क्या करना है, बैकबोन से जोड़ना है। और या यूं कह लेंगे, जो आपको ये वाला राउटर नजर आ रहा है इसको मैं राउटर बी कह देता हूं। ये जो राउटर बी है ये किसी तरीके से अगर एबीआर बन जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसका एक सोल्यूशन ये है, इन दो राउटर्स के दरमियान, इसको राउटर ए कह देते हैं, इन दो राउटर्स के दरमियान हम एक लिंक कन्फिगर करते हैं। ठीक है जी, और इस लिंक को हम एडवर्टाइज कर देंगे किसमें, एरिया 0 में। अच्छा, ये को बड़ा मुश्किल काम होता है, नहीं। लिंक आप करना आता है, आपको आता है। उसको ओएसपीएफ के एरिया 0 में एडवर्टाइज करना आता है, आपको आता है। ठीक है, अच्छा, इसका फायदा क्या होगा, ये जो बैकबोन है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उस बैकबोन की कॉन्टिन्यूटी टूट जाएगी या बरकरार रहेगी, बरकरार रहेगी। ठीक है जी, राउटर ए के साथ ऑलरेडी बैकबोन थी, उसी बैकबोन को कंटिन्यूटी में बढ़ा के मैंने राउटर बी तक पहुंचा दिया, एक्सपेंड कर दिया, और उसके बाद अब राउटर बी भी क्या बन जाएगा, एबीआर। और इसके बाद क्या एरिया 2 की अपडेट बाकी एरियाज में आना जाना शुरू हो जाएगी, बिल्कुल आएगी।
एरिया 2 की अपडेट जो है वो एरिया 1 में भी जाएगी, एरिया 1 की एरिया 2 में भी आएगी, क्योंकि राउटर भी ABR बन चुका है। ठीक है जी, तो मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है, अब आप कहेंगे ये तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं लग रहा था। ठीक है जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर तो वाकई ऐसा हो जाए तो ये इसका बेस्ट सॉल्यूशन भी है और इतना मुश्किल सॉल्यूशन नहीं है। मसला ये है, इस तस्वीर में दोनों राउटर्स के दरमियान ये एक लाइन खींच देना कि मैंने राउटर ए को बी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ये बड़ा आसान है। कागज पे लाइन खींचना बड़ा आसान काम है। एक राउटर आपका पड़ा हुआ है यूएसए में, दूसरा राउटर आपका पड़ा हुआ है इधर लाहौर में। एक राउटर यूएसए में और एक लाहौर में, इनके दरमियान क्या इस तरह लाइन खींच के और मुफ्त में आपका ये लिंक एस्टेब्लिश हो जाएगा? नहीं। अच्छा, ओवर द इंटरनेट ही होगा ना, आईएसपी के सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू ही आपको ये लिंक बनाना पड़ेगा। बिल्कुल, पैसे तो लगेंगे, अच्छे खासे लगेंगे, और वो हर महीने देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, आपने खुद अपनी जेब से भी देने हो तो जाहिर आपको तकलीफ होगी। और जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वहां जो सेठ साहब बैठे हुए हैं, उनको ये बात समझाने में कि जनाब हमें इस तरह एक लिंक की और जरूरत है जिसके हर महीने में इतने पैसे देने पड़ेंगे, उन्हें ये चीज समझाना जो है वो और मुश्किल काम हो जाएगा। ठीक है, वो कहेंगे यार हर रोज तुम आते हो खर्चा लेके आ जाते हो, ठीक है, तुम्हें किस लिए रखा हुआ है, तुम पढ़े लिखे आदमी हो, कोई लॉजिकल सोल्यूशन बनाओ इसका, को काम चलाओ किसी तरीके से। ठीक है, तो मसला ये है कि ये लिंक यहां तो बन सकता है आराम से, बट प्रैक्टिकली ये लिंक जब तक आप खर्चा नहीं कर देते, जब तक आप अपनी मैनेजमेंट को कन्विंस नहीं कर लेते कि इस पे पैसे लगा लेने से हमें कोई फायदा है, तब तक तो आपका ये राउटर बी जो है वो एबीआर नहीं बनेगा और एरिया 2 के साथ राउटिंग अपडेट एक्सचेंज नहीं होगी। लेकिन आपने इस मसले का फौरी हल निकालना है। आपने इस कोर्स का एक पूरा पैटर्न देखा होगा, मिजाज देखा होगा। जो काम हमसे फिजिकली ना हो रहा हो उसका कोई ना कोई लॉजिकल या वर्चुअल सॉल्यूशन हमने निकाल लिया है। हमने लाइन वीटीवाई इजाद कर ली टेलनेट और एसएसएच के लिए जरूरत पड़ने में। आज तक किसी ने लाइन वीटीवाई को देखा अपनी आंखों से नहीं है, लेकिन वो है। आपको एक अलहदा ऑटोनोमस सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ी, आपने कहा कौन बैठ के ऑटोनोमस सिस्टम जो है वो नया बनाए, राउटर जोड़े, आपने नल जीरो के साथ जो है वो स्टैटिक राउट क्रिएट करके एक फर्जी ऑटोनोमस सिस्टम बनाया हुआ है। आज तक किसी ने नल जीरो को अपनी आंखों से देखा नहीं है। ठीक है, आपको टेस्टिंग के लिए इंटरफेसेस की जरूरत पड़ी, आपने लूप बैक जीरो बना लिए, आज तक आपने लूप बैक जीरो को फिजिकली तो नहीं देखा। ठीक है जी, जब इंटरफेसेस वर्चुअल बन सकते हैं, जब पूरा ऑटोनोमस सिस्टम फर्जी बन सकता है, जब लाइन वीटीवाई जो है फर्जी बन सकती है, तो राउटर ए और बी के दरमियान एक लिंक फर्जी क्यों नहीं बन सकता? और इसको हम कहते हैं वर्चुअल लिंक, ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक। जब एक रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट ना हो पा रहा हो और आपने उसको कनेक्ट कराना हो और फिजिकल लिंक एस्टेब्लिश आप ना कर सक रहे हो, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा? एक वर्चुअल लिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये सोल्यूशन थोड़ा सा टाइम लगा के हजम होता है। दिमागी हालत आपकी बड़ी तगड़ी होनी चाहिए, दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, तब बंदा इसको डाइजेस्ट कर सकता है। हवाई चीज है ना, फर्जी नजर भी नहीं आती, नहीं भी है और है। ठीक है जी, तो इसको समझने के लिए दिमागी तवाजुन बड़ा दुरुस्त होना चाहिए। ठीक है, आप ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा विद ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक, ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक। ठीक है जी, तो हम अगर ओएसपीएफ में रेगुलर एरिया बैकबोन से कनेक्ट ना हो पा रहा हो, फिजिकली कनेक्ट ना कर सक रहे हो, तो लॉजिकली कैसे कनेक्ट किया जाता है वो अब हम देखेंगे। टॉपिक का नाम है जी ओएसपीएफ वर्चुअल लिंक। ठीक है जी, तो ब्रेक के बाद पढ़ते हैं। आप कोई आ जाए 1:45, नहीं इतनी जल्दी नहीं, 1:45, 1:45, ठीक है, तो 1:45 आप वापस आ जाएं। और इसका मतलब यानी पहले भी बताया हुआ है, ये टाइम अगर आपने लैब प्रैक्टिस करनी है आप लैब प्रैक्टिस करें, आप बाहर जाना चाहते हैं आप जाएं। ठीक है, इसको आपने अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है, आप कर सकते हैं। 1:45 पे मिलते हैं।